हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 से लेके टोटल मैथमेटिक्स में जितने भी थ्योरी या फिर फार्मूला से रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं उसको हम कवर करेंगे, जिससे कि आपके एग्ज़ाम का प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो सके। तो ये वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 जो है हमने ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो का और पुराने वाले वीडियो का PDF जो है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जहाँ पर आप जाके वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो और PDF को डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो ये लिमिटेड टाइम के लिए मैंने इसको अभी फ़िलहाल फ्री रखा है, बाद में कुछ टाइम के बाद से ये परचेज हो सकता है, इसलिए अभी जाके डाउनलोड कर सकते हो आप। तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए आज का टॉपिक। चैप्टर 5 है समानांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, और ये आपके लिए 10 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन देगा एग्जाम में। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे बनते हैं और साथ ही साथ सब्जेक्टिव भी बनते हैं, यानी कि 5 नंबर के क्वेश्चन भी इससे आते हैं। सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा अनुक्रम क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है। देखो, कह रहा है कि संख्याओं का ऐसा क्रम जो निश्चित नियम के अनुसार लिखे गए हों उसको ही क्या कहते हैं, अनुक्रम यानी कि सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमने 1 2 3 अगर संख्याओं की बात करें, जैसे यहाँ देख लो अच्छा ये ऐसे ही देख लेते हैं हम, 2 4 6 8। यहाँ देखोगे तो अगली वाली संख्या पहली वाली संख्या में 2 जोड़ने पर हमको मिल रहा है। तो ये क्या कर रहा है, एक निश्चित नियम को फॉलो कर रहा है ना। तो इस प्रकार से ये जो संख्याओं का समूह मिलता है उसको कहते हैं अनुक्रम यानी कि श्रेणी। इसी को क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। जैसे 1 3 फिर 9 है, फिर 16 है, फिर 25। इसको देखोगे तो ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है और ये 5 का वर्ग है। तो ये एक निश्चित नियम को फॉलो कर रहे हैं, और इस प्रकार से जो संख्याओं का समूह मिल रहा है इसी को क्या कहेंगे, अनुक्रम या फिर श्रेणी कहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। उसी के क्रम में अब देख लेते हैं कि समानांतर श्रेणी क्या होता है। आपने देखा श्रेणी या अनुक्रम किसको कहते हैं, अब देख लेते हैं समानांतर श्रेणी, जिसको कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इसी के नाम से चैप्टर हमारा बना हुआ है। कह रहा है कि वह श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद पहले पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ या घटाकर प्राप्त करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास संख्या है 2 4 6 8। अगर हम 4 की बात करें तो देखो इसके पहले वाली संख्या में हम 2 जोड़ने पर मिला है हमको, ठीक है। फिर 4 मिल गया, फिर 2 जोड़ा होगा तो 6 मिला, फिर 2 जोड़ा तो फिर 8 मिला। फिर अब देखो एक चीज़ और, इसमें कह रहा है कि इसमें ये जो हमको श्रेणी मिलेगा उसको समानांतर तभी कहेंगे जब निश्चित संख्या या तो जोड़े या तो घटाएं। अब जैसे मान लो हमारे पास अगर संख्या 10 होती, फिर अगली संख्या 8 होती, 6 होती, 4 होता, फिर 2 होता, फिर 0 होता, फिर ऋण 2 होता, ऋण 4 होता, ऋण 6 होता, तो ये भी हमारा समानांतर श्रेणी में। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो यहाँ 2 घटाने से अगली संख्या मिल रही है, फिर यहाँ 2 घटाए होंगे तो अगली मिली होगी, फिर 2 घटाए होंगे तो अगली मिली होगी। इसी प्रकार से यानी कि अगर हम जोड़ेंगे तब भी जो मिले या फिर घटाए अगर कोई श्रेणी मिलता है, उस प्रकार की श्रेणी को हम क्या कहते हैं, समानांतर श्रेणी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया है। अब ध्यान देना, अगर बाद वाली संख्या में से पहली वाली संख्या घटाया जाएगा, यानी 4 ऋण 2 किया जाएगा तो कितना आएगा, 2। ये जो हमने प्रोसेस किया है ना, इसको कहते हैं सर्वांतर। ठीक है, सर्वांतर कहते हैं, और इसको स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हर जगह बराबर होता है। अब यहाँ देखो 6 में से 4 घटाओ तब भी 2 आएगा, 8 में से 6 घटाओ तब भी 2 आएगा, यानी सर्वांतर हर जगह क्या होता है, 2 होता है। समानांतर श्रेणी का nवां पद है। जैसे मान लो हमने अभी यहाँ देखा ना कि 2 4 6 8, ऐसे करते करते मान लो nवां पद अगर हमको निकालना हो कि nवां पद कौन सा होगा, ये जैसे पहला पद है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करते करते अगर nवां पद निकालना होगा तो उसके लिए हम फार्मूला चाहते हैं, और इससे डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। जैसे मान लो AP यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समानांतर श्रेणी का अगर पहला पद A है और उसका सर्वांतर जो है वो D हो। सर्वांतर D कहने का मतलब आपने देखा ना कि बाद वाले संख्या में से पहली वाली संख्या घटाने पे जो मिल रहा है, इसी को हम सर्वांतर कह रहे हैं। अगर D है तब श्रेणी का जो पहला पद होगा उसको तो A ही कहेंगे, लेकिन दूसरा पद होगा तो क्या मिलेगा हमको, D जोड़ने पर मिलता है ना। हमने क्या कहा था कि यहाँ क्या कर रहे थे, यहाँ 2 जोड़ रहे थे, और देखो सर्वांतर भी कितना आ रहा था, 2 आ रहा था। यानी कि अगर हमको अगला पद निकालना है तो पहले वाले पद में क्या जोड़ना पड़ेगा, D जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार जब तीसरा पद निकालना होगा तो जो पहला वाला पद आया था इसमें D जोड़ा तब दूसरा मिला था, लेकिन एक और D जोड़ेंगे तो तीसरा मिलेगा, और D मिलके क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा। इसी प्रकार से चौथा पद निकालना है तो एक और D जोड़ेंगे, तो 2D में एक और D जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3D हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है ये कैसे हुआ है। अच्छा, इसी को हम दूसरे तरीके से लिखना चाहते हैं। यहाँ देखो यहाँ 4 है ना तो यहाँ 3 आया है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 आया है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 आया है,
और यहाँ एक है तो यहाँ जीरो आया होगा, जीरो तो मान ही सकते हैं ना। तो यहाँ हम देखेंगे हमेशा एक कम लगा रहे हैं, तो क्या इसको 4 माइनस 1 लिख सकते हैं, तभी तो 3 आएगा। अच्छा 2 को लिख सकते हैं 3 माइनस 1, 1 को लिख सकते हैं 2 माइनस 1 और 0 को लिख सकते हैं 1 माइनस 1। तो यहाँ इस तरह यहाँ भी 4 है तो यहाँ भी 4 मिला, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 मिला, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 मिला, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 मिला। इसी प्रकार अगर यहाँ चौथा पद है तो nवां पद भी तो निकाल सकते हैं। अगर an निकालना है तो बस क्या करना है, a प्लस यहाँ पे जो 3 4 हो रहा था यहाँ n रख लेंगे, n माइनस 1 इंटू डी। देखो हर जगह 1 तो है ही, साथ ही साथ यहाँ चौथा पद निकालना था तो 4 हो रहा था, तीसरा पद निकालना था तो 3, दूसरा पद तो 2, इसी प्रकार से nवां पद निकालना है तो n। यानी कि अगर किसी समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना है तो हमको सिंपली कर देना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसे मान लो इसी श्रेणी में चौथा पद निकालना है, तो चौथा पद निकालना है तो a4 रखेंगे, a प्लस में 4 माइनस 1 इंटू डी, 4 माइनस 1 ये क्या हो जाएगा 3d हो जाएगा। देखो वही तो आया हुआ है। तो इस प्रकार से हम किसी भी समानांतर श्रेणी का nवां पद निकाल सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। कह रहा है कि किसी समानांतर श्रेणी का अनंत से nवां पद, यानी कि अब पीछे से अगर nवां पद निकालना हो तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले उस समानांतर श्रेणी का प्रथम पद होना चाहिए, फिर सर्वांतर आपके पास होना चाहिए और अंतिम पद होना चाहिए। जैसे वहाँ प्रथम पद हो रहा था, यहाँ अंतिम पद होना चाहिए। अंतिम पद को L से कहते हैं, इसीलिए L से दिखाया गया लास्ट। ठीक है, अगर अंतिम से nवां पद निकालना है तो बस वहाँ जहाँ प्लस होता था यहाँ माइनस कर देंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला हो जाएगा L माइनस r माइनस 1 इंटू डी। देखो अंत से, अच्छा ये आरवां कर लेते हैं, 1 मिनट मैं यहाँ मिटा देता हूँ इसको, यहाँ कर लेते हैं अंत से आरवां पद। ठीक है, बहुत मोटा हो गया है, अंत से आरवां पद निकालना हो। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा L माइनस में r माइनस 1 इंटू डी। अगर nवां ही निकालना होता तो L माइनस n माइनस 1 इंटू डी लगा देते, फॉर्मूला समझ में आ गया। वहाँ पहला पद शुरू प्रारंभ से nवां पद निकालना होता था तो प्लस करते थे। ठीक है, यहाँ अंत से निकालना है इसलिए माइनस कर रहे हैं। समझ में आ गया है। चलते हैं अगले टॉपिक पे, समानांतर श्रेणी के गुण। यानी कि कोई भी समानांतर श्रेणी है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखो ये ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स भी हो सकता है, और आपको मल्टीपल चॉइस में जैसे होता है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है उसको भी छांटिए, तो इसमें से ही आता है। कह रहा है कि यदि कोई समानांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ा या घटाया जाए तो प्राप्त श्रेणी भी समानांतर श्रेणी होगा। जैसे मान लो कोई समानांतर श्रेणी है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये पहले से ही समानांतर श्रेणी है। हम कह रहे हैं इसके प्रत्येक पद में 2 जोड़ो, तो क्या हो जाएगा 4, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 6, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 8, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 10, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 12। तो इस प्रकार प्राप्त जो श्रेणी होगा उसको भी क्या कहेंगे, समानांतर श्रेणी कहेंगे। ठीक है, अगला कह रहा है कि यदि कोई 2 समानांतर श्रेणी के संगत पदों को जोड़ा जाए या घटाया जाए तो प्राप्त श्रेणी भी समानांतर श्रेणी। जैसे एक श्रेणी हमारे पास है, मान लो हमने ले लिया 2 4 6 8 10, एक ले लिया 1 3 5 7 9। अब इन दोनों को आपस में जोड़ते जाओ, तो हर पद को आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ मिलेगा 3, यहाँ 7, यहाँ 11। ठीक है, अरे गायब हो गया। तो आपने देखा ना 3 5 7 आ रहा था, तो इसमें भी देखो, इसमें भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है। तो अगला वाला हमने 9 लिखा था, उसके बाद 11 लिखा था, इसमें भी 2 का अंतर है, अगले वाले में भी 2 का अंतर है। तो इस प्रकार से जो श्रेणी मिलता है उसको भी क्या कहते हैं, समानांतर श्रेणी कहते हैं। यदि किसी समानांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में किसी संख्या का गुणा या भाग किया जाए तो प्राप्त श्रेणी भी समानांतर श्रेणी होती है। जैसे मान लो 2 4 6 8 10 ऐसे ही था, इसमें हम 2 से गुणा कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा ये 4, इसमें 2 से गुणा करो कितना हो जाएगा 8, इसमें 2 से गुणा करो 12, इसमें 2 से गुणा करो 16, इसमें 2 से गुणा करो 20। यहाँ देखो 4 का अंतर है, यहाँ भी 4 का अंतर है, 4 का अंतर है, 4 का अंतर है। तो सर्वांतर तो हमेशा 4 ही आ रहा है ना, यानी इस प्रकार से जो श्रेणी मिलेगा उसको भी क्या कहेंगे, समानांतर श्रेणी। तो चाहे जोड़ो, चाहे किसी दूसरे समानांतर श्रेणी को ही जोड़ दो, चाहे गुणा करो, अगर ऐसा करते हैं तो नया जो श्रेणी मिलता है उसको भी क्या कहते हैं, समानांतर श्रेणी ही कहते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, किसी समानांतर श्रेणी के अगर n पद हैं तो उसका योगफल कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए आपको कुछ दिया रहेगा, दिया क्या रहेगा, उस समानांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया रहेगा a, सर्वांतर दिया रहेगा d। तब हम क्या निकालेंगे, Sn। Sn मतलब समानांतर श्रेणी के n पदों का योग। ठीक है, Sn यानी कि योग। तो n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी कर लेंगे, इसी से हमारा क्या निकल जाएगा, श्रेणी के n पदों का योगफल निकल जाएगा। चलते हैं, अगला कह रहा है कि यदि किसी श्रेणी के n पदों का योगफल दिया है तो nवां पद कैसे निकालेंगे। तो मान लो श्रेणी के n पदों का योगफल Sn। अच्छा, एक कम अगर पद को अगर उसमें से घटा दिया जाए तो जो अंतर आएगा वो लास्ट वाला पद ही तो छोड़ेगा, यानी लास्ट वाले पद को क्या करेंगे,
n पदों के योगफल में से एक कम पदों के योगफल को अगर घटाते हैं तो अंतिम पद हमारा निकल जाता है, यानी nवां पद निकल आता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, किसी समानांतर श्रेणी का अगर प्रथम पद a तथा अंतिम पद l हो तो कुल n पदों का योगफल कैसे निकालेंगे। तो सिंपली क्या कर देंगे, n/2 इंटू a प्लस l, यानी प्रथम पद, अंतिम पद और n/2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो उस n पदों के योगफल भी आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। ये फार्मूला कब इस्तेमाल करेंगे, जब प्रथम पद और अंतिम पद हो। ठीक है, ये वाला फार्मूला कब इस्तेमाल करेंगे, जब सिर्फ प्रथम पद हो और सर्वांतर दिया हो। ठीक है, बस दोनों फार्मूले में ये फ़र्क है, यहाँ प्रथम पद सर्वांतर दिया हो और इस वाले फार्मूले में प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो, सर्वांतर ना दिया हो, तब ये वाले फार्मूले का इस्तेमाल करें। कह रहे प्रथम n धन पूर्णांकों का योगफल का सूत्र, मान लो प्रथम n धन पूर्णांकों का, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते n पदों का योग पूछ रहा है, तो उसके लिए क्या फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला क्या होगा, सिर्फ n/2 इंटू n+1 कर देंगे, इससे योगफल निकल आएगा, ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, किसका, प्रथम n धन पूर्णांकों का योग। कह रहा है कि यदि a b c समानांतर श्रेणी में हो तब b बराबर होता है a प्लस c/2। यहाँ b को क्या कहेंगे, a और c का समांतर माध्य कहलाता है। जैसे मान लो हमारा पहला पद है a, दूसरा पद है b, तीसरा पद है c, और ये कह रहे हैं कि ये समानांतर श्रेणी में है। ठीक है, किस श्रेणी में है, समानांतर श्रेणी में है। तो ये जो b होता है ना, इसी b को कहते हैं समांतर माध्य, यानी समांतर श्रेणी का समांतर माध्य। और इसका मान निकालते कैसे हैं, तो इन पहले और आखिरी को जोड़ के 2 से भाग दे दो, यानी कि a प्लस में c/2 कर देंगे तो किसका मान निकल आएगा, b। यहाँ से हम इस फार्मूले को अगर यहाँ बदलना चाहें तो ये भाग में इधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 2b बराबर हो सकता है a प्लस में c। इस फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं, ये तो आपके ऊपर है कि कौन सा चीज़ पूछ रहा है। क्लियर है, चलते हैं चैप्टर नंबर 6 पे। चैप्टर नंबर 6 है त्रिभुज, यानी कि ट्रायंगल। देखो कह रहा है कि 3 रेखाखंडों से घिरी हुई समतलीय आकृति त्रिभुज कहलाती है। जाहिर सी बात है भाई, एक त्रिभुज में क्या होता है, ये देख लो यहाँ पे एक त्रिभुज होता है, ये एक समतल में है और 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, इसको ही क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज को इस चित्र से रिप्रेजेंट करते, इसी को तो बेसिकली त्रिभुज कहते हैं, निरूपित किया जाता है। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं और 3 शीर्ष होते हैं। यहाँ देखिए ये भुजा हो गया, ठीक है, और 2 भुजा के बीच में जो ये जगह होता है इसको ही क्या कहते हैं, इसको कोण कहते हैं। और जब एक भुजा दूसरे भुजा से जिस पॉइंट पे मिलता है इसको ही क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। तो 3 शीर्ष हैं और 3 भुजा हैं और 3 कोण हैं। ठीक है, और किसी भी त्रिभुज में जब तीनों कोणों को हम जोड़ते हैं ना तो उसका योग होता है 180। चाहे कैसा भी त्रिभुज हो, चाहे ऐसा दिखने वाला त्रिभुज हो, चाहे ऐसा दिखने वाला त्रिभुज हो, चाहे ऐसा ही क्यों ना दिखने वाला त्रिभुज, अगर तीनों कोणों को आप जोड़ोगे तो हमेशा कितना आएगा, 180 अंश ही आएगा। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। सर्वांगसम आकृति, कॉन्ग्रुएंट फिगर किसे कहते हैं, यहाँ नाम में ही छुपा है सर्वांग, यानी सदैव समान, यानी ऐसी आकृतियाँ जो दिखने में समान हो उसको ही क्या कहते हैं, सर्वांगसम कहते हैं। जैसे कह रहा है कि 2 आकृतियां सर्वांगसम कही जाती हैं जब उनके आकार एवं अमाप, अमाप कहने का मतलब है साइज, दोनों क्या हो जाए, समान, मतलब दिखने में भी समान हो और उसको अगर नापा जाए तो वो आकृति में भी क्या हो जाए, सेम हो जाए, यानी शेप भी समान हो और साइज भी समान हो। ठीक है, जैसे ये मान लो एक रेखा हमने खींचा, इसका 5 सेंटीमीटर का, दूसरी रेखा खींचा उसको भी 5 सेंटीमीटर कह रहे हैं, तो देखो रेखा दोनों है और सीधी रेखा है और दोनों का लेंथ भी समान है, यानी कि साइज भी सेम है, तो इन दोनों को क्या कहेंगे, इन दोनों को कहेंगे सर्वांगसम आकृति। ऐसे ही मान लो ये त्रिभुज है। अच्छा, सर्वांगसम का चिन्ह क्या होता है, तो देखो 2 बराबर और एक ये, तो ये जो चिन्ह होता है ना ये रूप की समानता को बताता है और ये जो चिन्ह होता है वो साइज की समानता को बताता है। जैसे एक त्रिभुज है, इसको ABC हमने कहा, और ये एक त्रिभुज है, ये दोनों सर्वांगसम है, तो सर्वांगसम दिखाने के लिए दिखाएंगे त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। अब देखो ये सर्वांगसम कब होते हैं, जब ये कोण इस कोण के बराबर हो, ये कोण इस कोण के बराबर हो, ये कोण इस कोण के बराबर हो, और ये भुजा इसके भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर और ये भुजा इस भुजा के बराबर हो। अगर ऐसा कंडीशन फॉलो होता है तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएंगे। अगला पॉइंट है त्रिभुज की सर्वांगसमता, यानी कि इसके लिए कोई रूल भी होना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंसी अगर 2 त्रिभुजों की दिखानी है यानी सर्वांगसमता दिखानी है तो वो कौन सा नियम है। तो देखो मेन आपके पास ये 4 नियम है। पहला SAS सर्वांगसमता, फिर SSS सर्वांगसमता, ASA सर्वांगसमता और RHS सर्वांगसमता। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, ये आगे डाला गया है।
आगे कह रहा है कि समरूप त्रिभुज यानी कि सिमिलर ट्रायंगल, यहाँ कह रहा है कि सिर्फ रूप समान हो यानी कि दिखने में वो सेम हो। जैसे दरवाज़ा होता है ना, एक दरवाज़ा भी होता है, खिड़की होता है, दिखने में सेम शेप के होते हैं, एक चतुर्भुजाकार होते हैं, तो उसको कहते हैं सर्वांग सम। लेकिन यहाँ कह रहा है, यहाँ हमको जो डिस्कस करना है वो त्रिभुज के बारे में डिस्कस करना है। जैसे कि एक बड़ा त्रिभुज हो गया, एक छोटा त्रिभुज हो गया, तो दिखने में तो दोनों त्रिभुज हैं, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे समरूप त्रिभुज। ठीक है, कह रहे दो त्रिभुज समरूप तब कहे जाएंगे अगर उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हो। जैसे मान लो ये एक त्रिभुज है, ठीक है, मैं यहाँ बना देता हूँ, ये एक त्रिभुज है और ये एक त्रिभुज है, ये दोनों समरूप तभी होंगे जब, फिर से बना देता हूँ, गायब हो गया, जब ये कोण इस कोण के बराबर हो, ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर हो। और अगर इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज का जो अनुपात लिया जाएगा वही अनुपात अगर ये त्रिभुज और ये त्रिभुज की भुजा का होता है, तब उसको कहेंगे हम कि वो सर्वांग सम। जैसे इस त्रिभुज में ये बड़े वाला त्रिभुज को देखिए, ये छोटे वाले त्रिभुज को देखिए, ये दोनों सर्वांग सम तभी समरूप तभी कहे जाएंगे। समरूपता हम चेक कर रहे हैं, ये दोनों समरूप तभी कहे जाएंगे जब ये कोण इस कोण के बराबर हो जाए, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाए, और ये कोण, अब चूंकि दोनों एक ही कोण पे ये स्थित है, दोनों कोण बराबर जाए, प्लस अगर ये भुजा बटे में ये भुजा यानी ए बी बटे में ए डी बराबर हो जाए ए सी और बटे में ए, अगर ऐसा रूल फॉलो होता है तो ये क्या हो जाएगा, ये शर्त हो जाएगी किसी भी समरूप त्रिभुज का। क्लियर है। अब देखो हमको पढ़ना है थेल्स प्रमेय के बारे में। थेल्स प्रमेय काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रूफ भी आता है, तो प्रूफ मैं यहाँ नहीं करा रहा हूँ, यहाँ सिर्फ थ्योरी डिस्कस की जाएगी। प्रूफ आप वीडियोस में देख लीजिएगा या फिर अपने बुक से पढ़ लीजिएगा या फिर यूट्यूब पे पढ़ लीजिएगा। थेल्स प्रमेय क्या होता है, कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के किसी रेखा के समानांतर अगर कोई रेखा खींचा जाए तो अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। जैसे मान लो ये हमने त्रिभुज ले लिया, ठीक है, अगर कोई रेखा, मान लो ये तीसरी भुजा है ना, इसके समानांतर हम एक रेखा खींचते हैं। समानांतर का मतलब है ये बीच की दूरी सदैव क्या होगी, ये बराबर होगी, उसको ही समानांतर कहते हैं। अगर ऐसा हमने खींचा तो ये जो भुजाओं का अनुपात होगा ना, यानी कि ए डी और बी डी, यानी कि ए डी अपॉन में डी बी, ये बराबर होगा किसकी, ए ई अपॉन में ई सी, ए ई अपॉन में ई सी के। ये रूल होता है, यानी कि अगर समानांतर हुआ, अगर ये इसके समानांतर हुआ तो इसका और इसका अनुपात बराबर इसका और इसका अनुपात। ठीक है, ये डायरेक्ट रूल है, इसका इस्तेमाल हम करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। प्रूफ भी डायरेक्ट पूछता है, थेल्स प्रमेय को प्रूफ करिए, तो ध्यान से पढ़ लेना, इसको इम्पॉर्टेंट है। मध्य बिंदु प्रमेय, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मध्य बिंदु प्रमेय। इसमें कहता है कि किसी त्रिभुज के अगर दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। जैसे मान लो हमने क्या किया, एक ऐसे त्रिभुज बनाया है, ठीक है, इस त्रिभुज में कह रहे हैं ये बिंदु इस रेखा का मध्य बिंदु, यानी इसको बराबर भाग में बांट दिया। फिर अगर इस बिंदु को देखा जाए, वो इसको बराबर भाग में बांट रहा है। अगर इन दोनों को आपस में हम मिला देंगे तो ये जो रेखा खींचेंगे ना, वो तीसरी रेखा के समानांतर कह रहा है। इसी को कहते हैं मध्य बिंदु का प्रमेय। ठीक है, अच्छा, मध्य बिंदु का प्रमेय का इसका उल्टा भी होता है। अभी हमने क्या कहा कि अगर भुजाओं के मध्य बिंदु को हम अगर ऐसे मिलाएंगे तो तीसरी रेखा के समानांतर होती है। इसका उल्टा प्रमेय, विपरीत प्रमेय क्या कहता है, विपरीत प्रमेय कहता है कि अगर किसी भी त्रिभुज की तीसरी भुजा के समानांतर को अगर कोई रेखा खींचेंगे तो ये जहाँ कट करेगा ना, वो मध्य बिंदु ही होगा। मध्य बिंदु कहने का मतलब ये इसको बराबर भाग में बांटेगा और ये इसको बराबर भाग में बांटेगा। ठीक है, ये मध्य बिंदु का ही विपरीत प्रमेय है, विलोम प्रमेय है। इसको भी देख लीजिएगा, प्रूफ बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फिर कह रहा है कोण समद्विभाजक प्रमेय, यानी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, नाम में ही छुपा है। पहले कोण का क्या किया जाएगा, समद्विभाजक, दो बराबर भागों में बांटने वाला प्रमेय। इसमें कह रहा है कि अगर किसी त्रिभुज के अंतः कोण को समद्विभाजित करने वाली रेखा खींचा जाए तो वह अन्य भुजा के साथ समान अनुपात में बनाती है। जैसे मान लो ये हमने त्रिभुज ले लिया, ठीक है, इस त्रिभुज में हम इस कोण को दो भाग में बांटने वाली एक रेखा खींच रहे हैं, यानी ये जितना एंगल बनेगा वही एंगल इतना बराबर होगा। यानी ये अगर एक माने, ये दो माने, तो एक बराबर हो गया दो के। अगर ऐसा हुआ तब इतना बटे इतना, यानी कि ये अनुपात ये, तो देखो बी डी अपॉन में डी सी, बी डी अपॉन में डी सी, ये ले लिया, ये उसी के बराबर होगा ए बी बटे में ए सी। अब ध्यान देना, ये एक अलग त्रिभुज बन रहा है, ये एक अलग त्रिभुज बन रहा है। पहले अगर ये ले रहे हैं, बाद में ये ले रहे हैं, तो पहले ये लेना पड़ेगा, बाद में ये लेना पड़ेगा। इसीलिए ए डी
सॉरी बी डी अपॉन में डी सी अपॉन में डी सी बराबर हो जाएगा ए बी अपॉन में ए सी। ठीक है, ए बी अपॉन में ए सी, ए बी अपॉन में ए सी। ये कहता है कोण समद्विभाजक प्रमेय। इसका भी प्रूफ आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है समरूपता की शर्त, यानी कि जो हमने कहा ना कि दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, उसकी शर्त क्या है। तो देखो इसकी भी शर्त है ट्रिपल ए समरूपता। ट्रिपल ए समरूपता कहने का मतलब है, अगर मान लो एक ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज, इसका नाम दे रहे हैं ए बी सी, इसका नाम दे रहे हैं डी ई एफ, तो ये इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए। तो देखो तीनों एंगल आपस में बराबर है ना, इसीलिए ट्रिपल ए रूल कहते हैं इसको। अच्छा, डबल ए रूल भी होता है। अगर मान लो कोई दो त्रिभुज है, ये दोनों समरूप कहे जाएंगे जब ये कोण इस कोण के बराबर हो जाए और ये कोण ये इस कोण के बराबर हो जाए, तो जाहिर सी बात है तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। यानी ये दोनों कोण दोनों रूल एक दूसरे से संबंध है, यानी ट्रिपल ए रूल भी है, डबल ए रूल भी है। फिर एक रूल है ट्रिपल एस रूल, ठीक है, जिसको हम भुजा 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 नियम भी कहते हैं। इसको समरूपता दिखाना है। जैसे मान लो ये हो जाए, अगर हम कहें कि ये अनुपात ये बराबर है, ये अनुपात ये के बराबर है, ये अनुपात ये के, अगर ऐसा रूल फॉलो होता है तो ये दोनों त्रिभुज भी क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे। और समरूप का चिन्ह ये वाला है, ठीक है, ये जहाँ भी चिन्ह लगा होगा समझ जाइएगा समरूपता को ये प्रदर्शित कर रहा है। यानी कि अगर भुजाएं समानुपातिक हैं, यानी अनुपात बराबर हो रहा है, तो वो त्रिभुज भी क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज होगा। ये बताता है ट्रिपल एस रूल। फिर चौथा है एस ए एस रूल। एस मतलब साइड, साइड मतलब भुजा, ए फॉर एंगल, एंगल यानी कि कोण, और एक होता है एस यानी कि भुजा, ठीक है, इसी को कहते हैं भुजा कोण भुजा नियम, यानी कि सास रूल, एस ए एस रूल। इसमें कहता है कि अगर मान लो ये दो त्रिभुज है, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाए और ये अनुपात इतना हो, ये अनुपात इतना हो, अगर ये दोनों रूल फॉलो हो रहा है, यानी कोण बराबर हैं और भुजाएं समानुपातिक हैं, तब भी क्या होगा, दोनों त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप त्रिभुज होते हैं। तो ये था हमारा इस चैप्टर का त्रिभुज से संबंधित जितने भी टॉपिक थे उसको हमने कवर कर लिया। सो चैप्टर नंबर 7 यानी कि पार्ट नंबर 7 है निर्देशांक ज्यामिति, जिसको कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको 11th 12th में भी काम देगा और साथ ही साथ यहाँ से आपको टोटल 10 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं जो काफ़ी आसान भी होते हैं और एग्जाम में आप करके अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलो, सबसे पहले कह रहा है कि निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग किसी बिंदु की स्थिति दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे मान लो हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे लेके चलते हैं और ये उसका ऋणात्मक होता है, ये भी उसका ऋणात्मक होता है। तो अगर मान लो कोई यहाँ बिंदु है, तो यहाँ बिंदु ऐसे नहीं आया होगा, पहले एक्स पे चला होगा फिर वाई पे चला होगा। तो मान लो एक्स पे यहाँ चला, यहाँ से परपेंडिकुलर दूरी डाल दो, फिर यहाँ वाई पे चला तो यहाँ से परपेंडिकुलर दूरी डाल दो। जहाँ कट करेगा ये वही उस पॉइंट्स का पोजीशन होगा, यानी कि उस बिंदु को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, इस निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करते हैं। अब निर्देशांक ज्यामिति में जैसे आपके घर में कमरे होते हैं, वैसे यहाँ भी 4 कमरे होते हैं जिसको हम चतुर्थांश कहते हैं, ठीक है। पहले को प्रथम चतुर्थांश, दूसरे को द्वितीय चतुर्थांश, फिर आता है तृतीय चतुर्थांश और यहाँ आता है चतुर्थ चतुर्थांश। और यहाँ बीच में जो होता है इसको कहते हैं हम मूल बिंदु, जिसको हम 0 और 0 कहते हैं। मतलब एक्स पे भी नहीं चला यानी 0 हो गया, वाई पे भी नहीं चला यानी 0 हो गया, यानी कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0 होता है, ठीक है। अब देखो अगर प्रथम चतुर्थांश में कोई बिंदु है तो x का सारा मान धनात्मक होगा और y का भी सारा का सारा मान धनात्मक होगा, ठीक है। इसीलिए प्रथम चतुर्थांश का जो चिन्ह होता है वो धन और धन होता है। द्वितीय चतुर्थांश की बात करो तो देखो यहाँ y आएगा, यहाँ x आएगा, ये तो धनात्मक रूप है ना, यानी कि y जो होगा हमारा धनात्मक होगा, लेकिन x का ये ऋणात्मक रूप है इसलिए x का मान ऋणात्मक होगा। यानी द्वितीय चतुर्थांश का जो चिन्ह होगा वो होगा ऋण कॉमा धन। तृतीय चतुर्थांश में आते हैं तो यहाँ x का ऋणात्मक रूप है, y का भी ऋणात्मक रूप है, यानी इसका चिन्ह होगा ऋण कामा ऋण। ऐसे ही चतुर्थ चतुर्थांश में आओगे तो y तो ऋणात्मक है लेकिन x धनात्मक है, तो धन कामा ऋण हो जाएगा। क्लियर है। तो ये था टोटल निर्देशांक ज्यामिति के जो चारों चतुर्थांश है उसके चिन्ह। इसमें बिंदु होंगे तो उसके निर्देशांक हम आसानी से इन चिन्हों के आधार पर बता सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। कह रहा है कि एक्स ओ एक्स डैश, एक्स ओ एक्स डैश क्या है, ये है x, ये है o, देखो यहाँ मूल बिंदु को o से दिखाया हमने, और यहाँ है एक्स डैश, यानी इस एक्सिस की बात कर रहा है। इसको क्या कहते हैं, इसी को तो एक्स अक्ष कहते हैं, ये एक्स अक्ष है। ऐसे ही वाई ओ वाई डैश, ये क्या ऊर्ध्वाधर अक्ष है, इसको कहते हैं वाई अक्ष, ठीक है। जो क्षैतिज होता है, जो ऐसे सपाट होता है उसको क्षैतिज कहते हैं, जो खड़ा होता है उसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं। ऊर्ध्वाधर को वाई अक्ष, क्षैतिज को एक्स अक्ष कहते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष लंबवत होते हैं। लंबवत कहने का मतलब इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है।
फिर कह रहा है कि एक्स ओ वाई तल को प्रथम चरण अथवा कोटि क्वाड्रेंट कहते हैं। अभी हमने क्या कहा, प्रथम चरण यानी कि प्रथम चतुर्थांश कहते हैं एक्स ओ वाई इसको। ऐसे ही एक्स डैश ओ वाई को द्वितीय कहते हैं, ऐसे ही एक्स डैश ओ वाई डैश को तृतीय कहते हैं, और एक्स ओ वाई डैश को चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। क्लियर है, ये हमने चारों बता दिया। आगे आ रहा है चतुर्थांश का चिन्ह, तो ये हमने पहले डिस्कस कर रखा है। प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस, द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस, और तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस, चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस माइनस। क्लियर है, तो ये चतुर्थांशों के आपको चिन्ह याद रखना, ये पूरा एकदम मुज़बानी याद होना चाहिए। यानी कि अगर पॉइंट्स आपको डायरेक्ट क्वाड्रेंट में दिख रहा है तो आपको डायरेक्ट उसका चिन्ह याद हो जाना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। कह रहा है कि एक्स डैश, यानी कि ये x था और ये x डैश था, बीच में मूल बिंदु था, ये y था, ये y डैश था, यहाँ मूल बिंदु O था। कह रहा है कि का धन भाग जो होता है वो धन कॉमा 0 होता है। यानी कि अगर हम सिर्फ अगर इसमें बात करें और सिर्फ धन वाले भाग की बात करें, यानी इस पर कोई बिंदु बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ मैं बना देता हूँ, यहाँ मैं क्वाड्रेंट ही बना देता हूँ, यहाँ पे ऐसे और ऐसे। ये है x, ये है O, ये है x डैश, ऊपर है y और नीचे है y डैश। तो कह रहा है कि अगर हम इस एक्स ओ एक्स डैश की बात करते हैं या फिर एक्स डैश की बात करते हैं, यानी इस वाले लाइन की बात कर रहा है, इसका धन भाग कहने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ ये वाला हिस्सा। इस पे कह रहा है कि कोई बिंदु होगा तो उसका जो चिन्ह होगा वो धन कामा 0 होगा। देखो 0 ये y का है, ये x का है, तो x पे तो चलेंगे और x का मान धनात्मक होगा, इसीलिए धन दिया हुआ है। लेकिन y ऊपर तो गए ही नहीं, इसलिए y का मान 0 हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर x डैश का ऋण भाग वाले भाग की बात करेंगे, यानी इधर की बात करेंगे, तो x का मान इधर क्या होता है, ऋणात्मक होता है, यानी चिन्ह हो जाएगा ऋण। लेकिन y पे तो हम गए ही नहीं ना, इसीलिए उसका हो जाएगा 0। तो ऋण कामा 0 होता है x डैश का ऋण वाला भाग। ऐसे ही y डैश का अगर धन वाले भाग की बात करेंगे, यानी ऊपर वाले की बात करेंगे, तो यहाँ x पे हम नहीं चलना है, यानी x का मान 0 हो जाएगा और y का मान धनात्मक होगा, तो 0 का मान धन होगा। ऐसे ही अगर y डैश का ऋण वाले भाग की बात करेंगे, यानी नीचे वाले की बात कर रहे हैं, तो नीचे में देखो x चले ही नहीं, x तो 0 हो गया और y क्या हो गया, y हमारा ऋणात्मक हो गया, यानी 0 कामा ऋण हो गया, ठीक है। और मूल बिंदु तो आप जानते ही हो 0 कामा 0। दूरी का सूत्र, जैसे मान लो ये क्वाड्रेंट है, इसमें एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ है, तो इसका भी x कॉमा y होगा, इसका भी x कॉमा y होगा। अच्छा, इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं। तो इनके बीच की दूरी का अगर सूत्र निकालना है तो बीच की दूरी को d से रिप्रेजेंट करते हैं, तब इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो डायरेक्ट आप देख लो, अगर दो बिंदु है x1 y1 और x2 y2, तब इसके बीच की दूरी d बराबर होता है करड़ी में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अच्छा, अगर इसको x को पलट दिया जाए, यानी x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर किया जाएगा, तब भी सेम आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर इसको बदलेंगे तो ऋण तो होगा, लेकिन जो वर्ग होता है वो क्या करता है, उस ऋण को धन बना देता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कहीं कहीं फार्मूला x1 माइनस x2 होता है, कहीं कहीं x2 माइनस x1 होता है, दोनों सही है। कह रहा है कि किसी बिंदु x, y पर मूल बिंदु से दूरी। अच्छा, ये बताओ, अगर हम कह रहे हैं कि ये वाले, मान लेते हैं हम ये वाले बिंदु का हम दूरी निकालना चाहते हैं, लेकिन ये वाला बिंदु हम 0 0 ले लेते हैं मूल बिंदु, तो जाहिर सी बात है जहाँ हमारा x2 होगा वहाँ 0 हो जाएगा, जहाँ y2 हो जाएगा वहाँ 0 हो जाएगा। तो ये बताओ, x1 का स्क्वायर करेंगे तो बेसिकली x1 का स्क्वायर ही तो आएगा, y1 माइनस y1 का स्क्वायर करेंगे तो ये y1 का स्क्वायर आएगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि इसको हम कर रहे हैं x और इसको कर रहे हैं y, तो करड़ी में क्या हो जाएगा, x स्क्वायर y स्क्वायर, वही तो फार्मूला लिखा हुआ है। यानी कि अगर दो अलग अलग बिंदु में से कोई एक बिंदु मूल बिंदु हो जाता है, तो उस बिंदु का दूरी बस करड़ी में क्या कर देना, उस बिंदु के स्क्वायर को बीच में धन के साथ करड़ी में लगा के रख देना है, वो हो जाएगा मूल बिंदु का सूत्र। यानी करड़ी में x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर जो होगा उस बिंदु का फार्मूला हो जाएगा मूल बिंदु से, ठीक है। विभाजन सूत्र क्या कहता है, जैसे मान लो कोई एक लाइन है ऐसे, इसके छोर का निर्देशांक दिया हुआ है x, y1, x2, y2। अब कोई बिंदु P है जो इसको बीच से ऐसे कट करता है, मान लो इसको m1 अनुपात में बांटता है और इसको m2 अनुपात में बांटता है। तो ये जो बिंदु होगा ना जहाँ कटा है, इसका सूत्र क्या होगा, या फिर इसका निर्देशांक अगर बताना है तो क्या होगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा। इसका x वाले का कैसे याद करना है, तो पहले लेना है m1 को, लेना है m1 को x2 के साथ, यानी m1 x2 फिर प्लस में m2 x1, देखो m1 x2 प्लस में m2 x1, ठीक। और अपान में कर लेना है m1 प्लस में m2, m1 प्लस में m2, देखो नीचे m1 प्लस में m2 हो गया। इसी तरह अगर y वाले का बताना है, अगर y का निर्देशांक बताना है, तो आपको सबसे पहले लेना है m1 y2, तो m1 y2 फिर प्लस में m2 y1,
तो m2y1 और अपान में m1 प्लस में m2, तो देखो m1 प्लस में m2। ये याद करने का तरीका है, इससे आप बहुत जल्दी इन फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। ठीक है, मध्य बिंदु का सूत्र। अच्छा, अगर मान लो यही जो बिंदु इस लाइन को काट रही है, अगर ये P बिंदु एकदम बीचों बीच में हो, बीचों बीच कहने का मतलब ये इसके बराबर हो जाए। ठीक है, ये इसके बराबर हो जाए, तो जाहिर सी बात है m1 और m2 का मान तब एक एक आएगा ना, क्योंकि समान अनुपात में है, तो यम अपान यम करेंगे तो कट के 1 अपान 1 ही तो होगा। यानी कि जहाँ जहाँ ये m है वहाँ वहाँ 1 रख देंगे। तो आप खुद देखो, तब x का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x2 प्लस में x1 अपान 1 और 1 मिलके 2 हो जाएगा। फिर y का निर्देशांक क्या होगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। तो एक में y का गुणा करेंगे तो y ही होगा, यहाँ भी गुणा करेंगे तो y ही होगा। तो ये ऊपर वाला हो जाएगा y2 प्लस में y1 अपान में 1 और 1 मिलके 2, ये हो जाएगा y का निर्देशांक। यानी किसी भी अगर दो बिंदुओं को कोई एक बिंदु मध्य बिंदु में काट रहा है तो उसमें x और y का निर्देशांक होता है x2 प्लस x1 अपान 2, y2 प्लस y1 अपान 2। ठीक है, उसी फार्मूले को हमने देखो यहाँ रख दिया है। कैसे आया ये भी मैं समझा रहा हूँ, और फार्मूला तो आपको याद करना ही है। ठीक है, अब कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसे मान लो कोई त्रिभुज है, उसके शीर्षों का निर्देशांक आपको दिया हो। जैसे ए का निर्देशांक है x1 y1, फिर यहाँ पे x2 y2, फिर सी का है x3 y3, ये तीनों निर्देशांक दिए हुए हैं। अब कह रहा है कि ये जो त्रिभुज बन रहा है ना, इसका क्षेत्रफल बता दो हमको। तो क्षेत्रफल का आपको फॉर्मूला कैसे याद करना है, सबसे पहले 1/2 कर लेना है। ठीक है, हमने 1/2 कर लिया। अब क्रम याद रखना है, जैसे 1 2 3 का क्रम याद रखना है, ऐसे। ठीक है, ऐसे याद रखना है। x1 को बाहर कर लेना है, तो अंदर क्या करना है, y वाले टर्म को रखना है। फिर देखो यहाँ x वाले को बाहर रखा, y वाले को अंदर, x को बाहर y वाले को अंदर, x को बाहर y वाले को अंदर। ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखो 1 है तो ये अंदर 2 है, फिर 3 है। अगर यहाँ 2 है तो 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 1 आता है। फिर अगर बाहर 3 है तो यहाँ 1 आएगा, फिर 2 आएगा। देखो पहले 1 से स्टार्ट किया, फिर 2 से स्टार्ट किया, फिर 3 से स्टार्ट किया, तो याद करना आसान हो गया। अब x1 इंटू y2 माइनस में y3, फिर x2 इंटू y3 माइनस में y1, फिर x3 इंटू y1 माइनस y2। ये याद करने का तरीका है। ये हो गया किसी भी 3 बिंदु से बनने वाले जो त्रिभुज होंगे उनका क्षेत्रफल। ठीक है, अगर यही बिंदु संरेख हो जाए तो उससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ये बता दो, संरेख होने का मतलब ये बिंदु भी इसी बिंदु पर आ जाए, तो ये एक रेखा बनेगी ना, उससे तो कोई त्रिभुज बनेगा ही नहीं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो उस केस में जो संरेख होते हैं उसके त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, चूंकि वो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो वो एक सिद्ध में होते हैं, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ लिख रखा है कि कोई भी अगर संरेख त्रिभुज है तो उसके क्षेत्रफल का मान क्या होता है, 0 होता है। डायरेक्ट आपको लिख देना है। ठीक है, हाँ कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये बिंदु दे दिया रहेगा, 2 बिंदु दे दिया रहेगा, 1 बिंदु निकालना होगा, तो जाहिर सी बात है इसका मान किसके बराबर करेंगे, 0 करके निकालेंगे, बाकी को पक्षांतर करेंगे, उस बिंदु का निर्देशांक आसानी से निकल जाएगा। चलो आगे कह रहा है कि त्रिभुज के केंद्र का सूत्र। जैसे मान लो ये निर्देशांक शीर्षों का दिया है, अब कह रहा है इसका जो केंद्रक है, केंद्रक किसको कहते हैं, तो मध्य बिंदु को अगर मिलाते हुए माध्यिका का मतलब होता है किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाते हुए रेखा खींचो। ऐसे ही सभी शीर्षों के साथ खींचोगे तो जहाँ कट करेगा उसको ही कहते हैं केंद्र या फिर केंद्रक। ठीक है, तो इसका भी निर्देशांक x, y में ही तो होगा। कह रहा है उसका सूत्र बता दो, तो आपको सिंपली करना है x1 प्लस में x2 प्लस में x3 अपान 3 कर लेना है, यानी कि तीनों x को जोड़ के 3 से डिवाइड कर देना है। इसी प्रकार y का निर्देशांक निकालना है तो तीनों y को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देना है। ये आपको किसी भी केंद्रक का, त्रिभुज के केंद्रक के मध्य बिंदु का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, याद करना भी आसान है, याद कर लेना। चलते हैं चैप्टर नंबर 8 पे, जिसमें है त्रिकोणमिति का परिचय। यानी कि यहाँ पर त्रिकोणमिति की शुरुआत होती है और कैसे क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है वो सारा डिटेल में बताएंगे, और इसको क्विक रिवीजन करना। देखो अगर एक बार में नहीं समझ में आता है 2-3 बार देखो, क्योंकि एग्ज़ाम अब पास में है तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमितीय अनुपात ABC में कोण A 90 डिग्री कोण A के लिए। अच्छा ये देख लो कि जैसे हमारे पास एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसको हम ABC कह रहे हैं, जिसमें कोण B का मान कितना है, 90 डिग्री। तब कोण A के लिए ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, यानी हम सिर्फ कोण A को मेंशन करके पढ़ रहे हैं, कोण A के लिए सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो साइन A का मान होता है लंब बटा कर्ण। साइन A का मान क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, इसको हम याद कैसे करते हैं, सम्मुख भुजा बटे कर्ण याद कर लेते हैं। लेकिन आप ये मत याद करिए, आप सिर्फ ये याद करिए कि साइन A का मान होता है लंब बटा कर्ण। ऐसे ही कॉस A, तो जब कॉस A को लेंगे तो ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा
कर्ण। ऐसे ही जब 10a लेंगे तो 10a में जब लोगे आप तो लंब बटा आधार हो जाएगा, तो लंब बटे आधार। अच्छा, आपने साइन देखा, कॉस देखा और टेन देखा, ठीक है। इसका फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए, लाल बटे कक्का, ठीक है, लाल बटे कक्का। यानी अगर साइन का बताएगा तो पहला होगा, कास को बताएगा तो दूसरा होगा, टेन को बताएगा तो तीसरा होगा। देखो साइन को बताना है तो L/K लेना है, L/K, L फॉर लंब, K फॉर कर्ण। फिर ऐसे कॉस को बताना है तो कॉस में होता है A/K, A यानी आधार, K यानी कि कर्ण। ऐसे ही अगर टेन बताना है तो टेन के लिए आपको लिखना है L/A, L यानी लंब, A यानी आधार, ठीक है। तो ये याद कर लीजिए, साइन कॉस टेन का लाल बटे कक्का, साइन कॉस टेन का लाल बटे कक्का। अब देखो जो साइन होता है ना, साइन का ठीक उल्टा होता है कॉसेक। साइन में होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है, और कॉसेक में होता है कर्ण बटा लंब, उल्टा होता है यानी रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। व्युत्क्रम कहते हैं जिसको, व्युत्क्रम यानी उल्टा, ठीक है। तो अगर साइन का याद करते हो तो आप इसको उल्टा कर लोगे तो कॉसेक का आपको याद हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप कॉस का याद करते हो, आधार बटा कर्ण, तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है यानी व्युत्क्रम होता है सेक, कर्ण बटा आधार। देखो कॉस में हमने क्या किया, कॉस में हमने किया आधार बटा कर्ण, तो ऐसे ही सेक में हो गया कर्ण बटा आधार। और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो टेन में अगर आप लंब बटा आधार याद करते हो तो कॉट में हो जाएगा आधार बटा लंब। तो ये रेसिप्रोकल की वजह से आप इन 6 रिलेशन को आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है। चलो अब देखते हैं, यहाँ व्युत्क्रम हमने अभी बताया कि रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। क्लियर है। तो सेक की वैल्यू अगर उसके रेसिप्रोकल में बतानी है तो इसको कर सकते हो 1/कॉसेक। अच्छा, ऐसे क्यों होता है? अभी हमने कहा कि साइन का होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। अब कॉस को कहा हमने इसका रेसिप्रोकल होता है, तो जरा साइन के रेसिप्रोकल यानी कॉसेक के साथ अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉसेक की वैल्यू होती है कर्ण बटा लंब। अब देखो लंब से लंब कट जाएगा, कर्ण से कट जाएगा, बचेगा क्या, एक होता है। तो जब इसको यहाँ लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉसेक ही तो होगा। तो कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 होती है। या फिर पहले साइन को लिख लो, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अच्छा, यहाँ ए लिया है, यहाँ थीटा ले लिया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आपको दोनों थीटा ही लेना है। तो इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1। क्यों? क्योंकि ये भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो देखो हमने गुणा के रूप में लिखा है, इसकी वैल्यू होती है 1। यानी किसी भी दो राशि जो एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं उनका गुणनफल कितना होता है, 1 होता है। तो उनको इस रूप में लिख सकते हैं। यानी सेक और कॉसेक जो होते हैं आपस में रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम होते हैं, तो साइन थीटा बराबर हो सकता है A/कॉसेक थीटा। अच्छा, यहाँ आप थीटा भी ले सकते हो दोनों जगह। फिर ऐसे ही कॉसेक को अगर ऊपर ले जाएंगे तो साइन यहाँ आ जाएगा, यानी कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा हो जाएगा। ऐसे ही सेक थीटा बराबर होता है 1/कॉस थीटा, ठीक है। और तब सेक थीटा को यहाँ ले जाएंगे तो कॉस थीटा यहाँ आ जाएगा, तो सेक थीटा बराबर होता है 1/कॉस थीटा। ऐसे ही टेन थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर भी हो जाएगा 1/टेन थीटा। ये सारे रिलेशन आपको याद रखना है, तो इसको लिख लीजिएगा, बाकायदे अपने टेबल पे चिपका लीजिएगा और बार बार इसको रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि कई बार इसको याद करना पड़ेगा। हम लोग भी जब क्लास 10th में पढ़ते थे तो मल्टीपल टाइम्स इसको रिविजन करते थे, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक ही है जो आपको भूलना ही है, क्योंकि एक ही तरह दिखेगा, सब सारे साइंस बोलने का तरीका एक ही तरह आपको दिखेगा। अनुपातिक संबंध यानी अनुपात में कैसे दिखा सकते हैं, देखो हमको पता है 10 की वैल्यू होती है लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार। अभी इसको यहाँ रखते हैं। अच्छा, साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन की वैल्यू होती है यहाँ मैं लिख देता हूँ, लंब बटा में कर्ण होता है, ठीक है। अच्छा, हम इसको भाग देना चाहते हैं कॉस में, कॉस की वैल्यू होती है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। अब देखो कर्ण से कर्ण कट गया, ठीक है, तो बचेगा क्या, लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार किसका मान है, 10 का ही तो मान है, यानी कि हम टेन थीटा को डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो ये होता है अनुपातिक संबंध। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब चूंकि टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है, तो जब रेसिप्रोकल होगा तो क्या होगा, इसका अंश हर पलट जाएगा, तो कॉस ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन अच्छे तरीके से करना जरूरी है। अब सर्वसमीकाएँ क्या होती है, सर्वसमीकाएँ कहने का मतलब है कि अगर साइन या कॉस में हम कुछ कॉम्बिनेशन अगर लें तो उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, निश्चित मान होता है, उसको ही सर्वसमीका कहते हैं। जैसे साइन का स्क्वायर ले लें और कॉस का स्क्वायर ले लें, अगर उन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है।
अब देखो इससे 3 फॉर्मूले बन सकते हैं। कॉस को अगर इधर भेजेंगे तो कॉस क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो उसी को हमने यहाँ लिखा है, साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा इधर आ गया है तो ये माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ऐसे ही आप साइन को भी भेज सकते हैं, तो कॉस की वैल्यू बता सकते हैं साइन में। फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है। अच्छा, कभी कभार 10 को इधर भेज देता है तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1 प्लस में टेन थीटा। तो देखो यहाँ लिखा है 1 प्लस में टेन थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ऐसे ही कॉसेक स्क्वायर थीटा है माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा है, तो इसकी भी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। कॉट को इधर ले जाएंगे तो प्लस में कॉट थीटा हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये सभी सर्वसमीकरण होती हैं, इसका डायरेक्ट प्रयोग हम क्वेश्चन में करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं कि डिफरेंट एंगल्स होते हैं, तो उन एंगल्स को हम कैसे याद करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट एंगल है साइन, कॉस और टेन। अब देखो अगर आपको साइन का याद हो जाएगा ना तो कॉसेक का भी याद हो जाएगा, कॉस का याद हो जाएगा तो आपको सेक का याद हो जाएगा, और टेन का याद होगा तो कॉट का भी याद हो जाएगा। तो 3 इंपॉर्टेंट है याद करने का। एंगल कौन कौन से होते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये 5 एंगल्स जो होते हैं यानी कोण जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जैसे साइन ए है ना, तो साइन 0 की वैल्यू यहाँ से होगा, साइन 30 की वैल्यू यहाँ होगा, साइन 45 की वैल्यू यहाँ, साइन 60 की वैल्यू यहाँ, साइन 90 की वैल्यू यहाँ। करना आपको ये है, देखो मैं बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले नंबरिंग कर लो 0 से, 0, 1, 2, 3 और 4, सबको 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, और सब में अंडर रूट लगा लो। अब देखो ये 4 से 4 कैंसिल, फाइनल बच के कितना हो जाएगा 1, तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखोगे तो यहाँ 4 जो होता है बाहर हो जाएगा रूट से, तो ये हो जाएगा √3/2। याद रखना 60 की वैल्यू √3/2। ऐसे ही ये कटेगा 2 बार में, तो ये हो जाएगा, ऊपर तो 1 बचा तो 1 तो बाहर निकल जाता है और अपान में हो जाएगा √2। ऐसे ही ये 4 है, 4 बाहर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2, और ये वैल्यू तो पूरा टोटल 0 हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी 0। यानी कि हम ये वैल्यू जो नीचे लिखे हैं उसी की वैल्यू को अब ध्यान देना ऊपर आ जाएगा ये। तो देखो यहाँ हमने 0 रखा, ठीक है, और यहाँ 1/2 है, 1/2 आया था, यहाँ 1/√3, √3/2 और 1। ये कैसे आए ये मैंने आपको तरीका बता दिया है। अब ध्यान दो, अगर आपको साइन का ये सारा वैल्यू याद है तो कॉस का भी याद करना बिल्कुल आसान है। जो वैल्यू साइन 0 का होता है वही वैल्यू कॉस के लिए 90 में होता है। देखो 0 में 90 का वैल्यू, साइन का जो 30 की वैल्यू होती है वही कॉस के लिए 60 की वैल्यू होती है। देखो 1/2, 1/2, और 45 वाला तो 45 में ही होता है। ऐसे ही साइन 60 में जाएंगे तो वो चले जाएंगे हम कॉस 30 में, ये वैल्यू सेम होती है। फिर साइन में जब हम 90 डिग्री में जाएंगे 1 वैल्यू, वही कॉस में 0 की वैल्यू होती है। तो एक आपने साइन का याद कर लिया, कॉस भी याद हो गया। अब आपको पता है टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो 0/1 करेंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी। ऐसे ही साइन अगर 30 की वैल्यू निकालनी है तो साइन 30 बटे कॉस 30 करेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, तो देखो 1/√3 आ गया। फिर साइन 45 की वैल्यू बताएंगे तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा करेंगे तो पूरा कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। फिर ऐसे ही साइन 60 की वैल्यू निकालेंगे, सॉरी टेन 60 की वैल्यू निकालेंगे तो साइन 60 बटे कॉस 60, √2 से √2 कैंसिल, √3/1 जिसको हम कहते हैं √3। फिर 1 में 0 को डिवाइड करोगे तो उसको कहते हैं अपरिभाषित, इनफाइनाइट कहीं कहीं लिखा होता है, उसी को कहते हैं अपरिभाषित, जिसको हम दिखा नहीं सकते, व्यक्त नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते। ठीक है, इसलिए होता है वो अपरिभाषित। अब आपको साइन कॉस टेन याद हो गया, टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट, तो बस ये 0/1 है, पलट दो तो 1/0, 1/0, तो 1/0 को क्या कहते हैं अपरिभाषित। फिर जब इसको अब पलटेंगे तो √3 हो जाएगा, 1 को पलटेंगे तो 1 ही रहेगा, √3 को पलटेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। और अपरिभाषित यानी ये 1/0 रहा होगा, जब इसको पलटोगे तो 0/1 हो जाएगा, और 0/1 को क्या कहते हैं 0 कहते हैं। तो टेन याद हो गया तो कॉट भी याद हो जाएगा। ऐसे ही साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, आप इसको पलट के देख सकते हो, इसको भी पलटोगे तो ये मिलेगा, इसको पलटोगे तो ये मिलेगा, और इसको पलटोगे तो ये मिलेगा। ऐसे ही कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, इसको भी पलट के हम आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो डायरेक्ट एग्जाम में आपका बहुत टाइम बताएगा। अगर आप इसको याद कर लेते हो अच्छे से तो आपको बस एक याद करना है, बाकी को आप डेराइव कर सकते हो इसलिए। ठीक है, और इसको भी याद नहीं करना पड़ेगा, आपको नंबरिंग कर देनी है 0, 1, 2, 3, 4 डिवाइडेड बाई 4, सबको 4 से डिवाइड कर दो और सब में क्या कर लो √, लगा लो। बस इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू हो जाएगी, इसको भी याद करना नहीं, यानी ये टेबल आप ट्रिक से आसानी से याद कर सकते हो। चलो
आगे कह रहा है पूरक कोण। पूरक कोण कहने का मतलब अगर मान लो दो कोण है ना और दो कोणों का योगफल 90 होता है तो उन दोनों को एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। इसी को हमको साइन और कॉस पे देखना है। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं सेक थीटा। ये होते हैं पूरक कोण। इनको आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा, ठीक है। सो अगला चैप्टर है त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग, जिसको हम ऊंचाई और दूरी के नाम से भी जानते हैं। ऊंचाई और दूरी, और ये चैप्टर नंबर 9 है, ऊंचाई और दूरी, त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग। यानी जो हमने त्रिकोणमिति अभी पढ़ा है ना, उसका यूज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे और किसी किसी बुक में इसको ऊंचाई और दूरी के नाम से भी जाना जाता है। चलो इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें हमको समझना पड़ेगा दृष्टि रेखा क्या होता है। देखो कह रहा है कि आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम दृष्टि रेखा कहते हैं। देखो जैसे मान लो यहाँ पे आदमी खड़ा होकर देख रहा है अपनी आंख से यहाँ पर बैठे हुए किसी ऑब्जेक्ट को, तो ये जो रेखा होती है ना, इसको दृष्टि रेखा कहते हैं। उन्नयन कोण, यह दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जिसको उन्नयन कोण कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ से हम बैठ के उसको देख रहे हैं, तो ये दृष्टि रेखा हो गई, ये क्षैतिज रेखा हो गई, तो ये जो कोण बनेगा इसको ही क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। फिर कह रहा है अवनमन कोण। तो अवनमन कोण में दृष्टि रेखा को ऊपर के साथ और ऊपर वाले क्षैतिज को, यानी कि अगर हम मान लो या फिर ऊपर से नीचे देख रहे हैं, ऊपर वाले यहाँ हम बैठे हैं, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ हम बैठे हैं और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, हम ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं। तो जब ऊपर से नीचे की तरफ देखोगे तो ये जो क्षैतिज के साथ जो कोण बनेगा इसको कहते हैं अवनमन कोण। अच्छा ये बताओ, ये भी क्षैतिज है, ये भी क्षैतिज है, और ये देख रहे हो ना, ये एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो इस कोण को क्या कहते हैं, एकांतर अंतः कोण कहते हैं। और एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, यानी अगर अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपको पता है तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। अगर मान लो इनकेस यहाँ 30 डिग्री दे दें और कहे इसका मान निकालो, तो ये भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या होंगे, एकांतर अंतः कोण होंगे, और ये अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है, ठीक है। तो बस इस त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग में बस इतना ही पढ़ना था, और इसको टेन थीटा के साथ अप्लाई करना था। टेन थीटा का मान होता है लंब बटे आधार। बस इसी एक फॉर्मूले पे पूरा का पूरा चैप्टर आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। पाठ 10 है वृत्त, यानी कि सर्कल। देखो सबसे पहले समझ लेते हैं वृत्त होता क्या है। तो किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर खींची गई बिंदुओं के पथ को हम वृत्त कहते हैं। अच्छा इसका क्या मतलब हुआ, सपोज दैट एक बिंदु हमने लिया, ठीक है, यहाँ से कोई एक फिक्स दूरी लेकर ऐसे हम बिंदुओं का ऐसे पथ खींचना चाहते हैं, तो ये जो नई आकृति बनती है ना इन बिंदुओं से मिलाकर बनने वाली, इसको ही हम कहते हैं वृत्त। इस निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्रक कहते हैं, यहाँ पे केंद्रक दिखाया गया है, ठीक है। और ये जो निश्चित दूरी होती है इसको त्रिज्या कहते हैं। और ये जो एक लाइन हमने जो खींचा था ना बिंदुओं का पथ, इसको कहते हैं परिधि, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। तो वृत्त के बारे में आपको समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं वृत्त की छेदक रेखा। देखो वृत्त की छेदक रेखा यानी कि जो उसमें होल करते हुए आर पार निकल जाए उसको कहते हैं वृत्त की छेदक रेखा, यानी वृत्त के आर पार जानी चाहिए ऐसी रेखा। वृत्त को जो दो बिंदुओं पर कट करते हुए बाहर निकल जाए उसको क्या कहते हैं, वृत्त की छेदक रेखा। यदि कोई रेखा किसी वृत्त को दो अभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो वह छेदक रेखा कहलाती है। फिर अगला बिंदु है वृत्त की स्पर्श रेखा। तो स्पर्श नाम में ही छुपा स्पर्श, यानी कि जो सिर्फ टच करे। तो वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती है। जैसे ये मान लो ये वृत्त है, अब देख रहे हो यहाँ बिंदु पर स्पर्श करते हुए ऐसे जा रही है, तो किसी एक बिंदु पर स्पर्श करे उसको कहते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा। अच्छा इससे एक नियम बता देते हैं, जैसे ये मान लो केंद्र है ना, केंद्र से अगर त्रिज्या इस स्पर्श बिंदु पर अगर मिलाएंगे तो ये 90 अंश का कोण बनाता है। ये एक रूल है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नोट कह रहे किसी वृत्त पर असंख्य स्पर्श रेखाएं बनाई जा सकती हैं। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कोई वृत्त है ना, इस पर ये असंख्य बिंदुओं से ऐसे मिलके बना है, इन बिंदुओं को हम गिन नहीं सकते, असंख्य बिंदु होते हैं। यानी अगर एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है तो असंख्य बिंदु पर असंख्य स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसीलिए कहा गया है कि कोई अगर वृत्त है तो उस पर असंख्य स्पर्श रेखाएं बनाई जा सकती हैं। किसी वृत्त में असंख्य छेदक रेखाएं होती है। जाहिर सी बात है जब असंख्य बिंदु होंगे तो एक बिंदु से एक छेदक रेखा, ऐसे ही असंख्य बिंदुओं से असंख्य छेदक रेखाएं भी खींची जा सकती हैं।
किसी वृत्त में असंख्य त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। अब आपको ये पता है कि अगर एक बिंदु से स्पर्श रेखा के एक बिंदु पर एक त्रिज्या खींचते हैं तो ऐसे असंख्य बिंदु है ना, यानी असंख्य त्रिज्याएं भी क्या होती हैं, खींची जा सकती हैं। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंबवत होती है, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। अगर यहाँ से स्पर्श रेखा पर ऐसे त्रिज्या खींचेंगे तो ये क्या बनाएगा, लंबवत होगा, यानी कि 90 अंश का कोण बनाएगा। अगला है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर बनी स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे एक वृत्त है, एक बाहर बिंदु हमने P ले लिया है और यहाँ से एक स्पर्श रेखा ऐसे हम खींचना चाहते हैं इस बिंदु P तक, यहाँ से भी स्पर्श रेखा खींचना चाहते हैं बिंदु P तक, तो ये जो रेखा होती है ना, ये दोनों आपस में बराबर होगा। यानी कि अगर AP और BP को देखेंगे तो ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ये रूल है, इसका डायरेक्ट यूज हम क्वेश्चन में करेंगे प्रूफ करने के लिए। अगला है चैप्टर नंबर 11, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। यानी कि अगर हम लोग वृत्त पढ़े हैं तो वृत्त में सिर्फ अभी हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है, अब उससे रिलेटेड क्षेत्रफल, परिमाप, ये सब हमको इसमें डिस्कस करना है। परिधि या फिर वृत्त का परिमाप। परिधि मैंने बताया कि ये जो निश्चित बिंदु होती है ना, इसको ही क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। अब देखो, परिधि मतलब होता है, अगर मान लो हम इस पे चलना शुरू करें तो जो जितना रास्ता हम कवर करेंगे ना, उस पूरे रास्ते की लंबाई होती है, उसको परिधि कहते हैं। तो वृत्त के चारों ओर एक चक्कर लगाने पर जो दूरी तय होती है उसे वृत्त का क्या कहते हैं, परिमाप या फिर परिधि कहते हैं। वृत्त का परिमाप ही क्या होता है, वृत्त की परिधि होती है। तो वृत्त की परिधि की बात करें या परिमाप की बात करें, इसका मान कितना होता है, तो 2πr होता है। यहाँ पाई क्या है, तो पाई एक संख्या है जिसको हम 22/7 कहते हैं, और ये याद रखिएगा ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, भाज्य और अभाज्य आपने देखा था, और ये एक अपरिमेय संख्या भी है। ठीक है, ये अपरिमेय, अभाज्य नहीं है, पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है 22/7 के। ठीक है, ये अभाज्य नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो r क्या है, r जो है वो त्रिज्या की लंबाई, ये r जो है वो त्रिज्या की लंबाई है। यानी वृत्त का परिमाप या परिधि कितना होता है, 2πr होता है। ऐसे ही वृत्त की अगर त्रिज्या की बात कर लें तो आपको पता है कि केंद्र से परिधि पर कोई एक बिंदु पर जो रेखा खींचेंगे वही क्या कहलाएगा, वृत्त की त्रिज्या। इसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो आगे चलते हैं, वृत्त का व्यास। अब देखो, जैसे मान लो वृत्त के केंद्र से हमने किसी बिंदु पर एक त्रिज्या खींचा, उसी के अपोजिट अगर उस त्रिज्या को अगर हम बढ़ा दे तो जो एक रेखा बनती है, इसी को कहते हैं वृत्त का व्यास। अब ये बताओ, ये अगर त्रिज्या है तो ये भी तो त्रिज्या होगा, यानी दो त्रिज्याएं मिलकर क्या बनाती है, व्यास बनाती है, तो 2 गुणे त्रिज्या कहते हैं। और व्यास को हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, तो d बराबर हो जाएगा 2r, d बराबर 2r। यहाँ से r बराबर क्या हो सकता है, d/2 भी हो सकता है। ठीक है, वृत्त की जीवा क्या होता है। अब ध्यान दो, जैसे मान लो हमने कोई वृत्त खींचा है ऐसे, ठीक है, वृत्त के किसी दो बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा लाइन होगी, उस लाइन को ही हम क्या कहते हैं, वृत्त की जीवा कहते हैं, जो परिधि पर दो बिंदु पर स्पर्श करता है, टच करता है। ठीक है, ऐसी असंख्य जीवाएं खींची जा सकती हैं, हर एक बिंदु से एक जीवा खींची जा सकती है, आप जैसे चाहो वैसे खींच सकते हो जीवा। तो असंख्य जीवाएं होती हैं, क्यों, क्योंकि वृत्त की परिधि पर असंख्य बिंदु होते हैं। अच्छा, एक जीवा ऐसा भी होता है जो वृत्त के केंद्र से होके जाता है, वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ये क्या होता है, ये सबसे बड़ी जीवा होती है, और इस सबसे बड़ी जीवा को ही हम व्यास कहते हैं। ठीक है, अभी हमने व्यास पढ़ा ना ऊपर, अभी व्यास पढ़ा, इस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को ही क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, जो केंद्र से होके जाती है। यानी कि ऐसे भी कहा जा सकता है, वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से जाता है उसको क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं वृत्त के क्षेत्रफल पे, यानी कि एरिया ऑफ ए सर्कल। क्षेत्रफल का मतलब होता है अंदर भरा हुआ जगह। अगर जैसे मान लो वृत्त था, हमने इसको रंग दिया, तो कितना जगह घेरा, उसको ही कहते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का मान होता है πr², πr²। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। r क्या है, r त्रिज्या है, पाई क्या है, पाई का मान 22/7, पाई एक अपरिमेय संख्या भी मैंने आपको बताया। ठीक है, ऐसे ही अगर अर्धवृत्त होता है तो क्या होता है, तो वृत्त को अगर आधे से काट देते हैं तो जो एक नई आकृति बनती है उसको ही क्या कहते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं, सेमी सर्कल कहते हैं। जब एक वृत्त के व्यास से उसको 2 भागों में बांटा जाता है तो क्या कहलाता है, अर्धवृत्त। और अर्धवृत्त की आकृति आप लोग ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, कभी कभी अर्धवृत्त का परिमाप भी पूछ देता है, तो अर्धवृत्त का परिमाप कितना होगा। अच्छा, वृत्त का परिमाप 2πr था, अब उसका आधा ही तो हमने लिया है, आधा का मतलब बटे 2, कितना हो जाएगा, πr। लेकिन परिमाप का मतलब होता है पूरे रास्ते की लंबाई। तो ये बताओ, यहाँ से यहाँ तक तो πr था,
ठीक है। लेकिन एक आर यहाँ भी है, एक आर यहाँ भी है, तो 2r तो ऐड कर देंगे ना, तो पाई आर प्लस 2r, या फिर सिंपली r को कॉमन कर लो तो पाई प्लस 2, ये हो जाएगा वृत्त अर्धवृत्त का परिमाप जो कि यहाँ दिखाया गया है। ठीक है। अच्छा, ये r 2r था ना, 2r को हम d भी कहते हैं, इसीलिए यहाँ पे पाई आर प्लस डी के रूप में भी लिखा गया है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज़ है, या तो पाई आर प्लस 2r लिखे या तो पाई आर प्लस डी लिखे, क्योंकि 2r को ही क्या कहते हैं, d यानी कि व्यास कहते हैं। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसका बटा 2 कर दो, यानी कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। ठीक है। वृत्त का चतुर्थांश, जैसे अर्धवृत्त था ना, ऐसे अर्धवृत्त बना था, इसको काट दोगे तो ये वाला जो हिस्सा निकल के आएगा उसको ही क्या कहते हैं, वृत्त का चतुर्थांश। इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो ये बताओ, पाई आर स्क्वायर वृत्त था, उसका चौथा ही तो भाग ले रहे हैं ना, यानी बटे 4 कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्लियर है। त्रिज्य खंड किसको कहते हैं, त्रिज्य खंड को इंग्लिश में सेक्टर कहते हैं। देखो, जैसे हमने क्या किया, एक बिंदु से ऐसे त्रिज्याओं को, कटान बिंदु को लिया है, तो ये जो अंदर का एरिया आएगा ना, इसको ही कहते हैं त्रिज्य खंड। वृत्त के चाप के दोनों सिरों को इसके केंद्र से मिलाने पर जो बनता है आकृति, उसको ही क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड। यानी कि अगर ये चाप है, अगर इसको अगर हम त्रिज्या से ऐसे मिला देंगे तो ये जो आकृति बनेगी, इसको क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड कहते हैं। पूछ रहा है कि इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है। अच्छा, ये बता दो, पूरा क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, इसकी वैल्यू 360 के बराबर होती है। तो यहाँ से अगर 1 डिग्री की बात करेंगे तो पाई आर स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, 360। लेकिन हमको थीटा डिग्री का चाहिए ना, तो थीटा डिग्री करेंगे तो इधर भी क्या करेंगे, थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360। तो देखो, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360, ये हो गया किसी भी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। यानी कि अगर ये थीटा एंगल पता है तो आप इस फार्मूले में लगाओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलो आगे देखते हैं। दीर्घ त्रिज्य खंड, अच्छा ये छोटा वाला त्रिज्य खंड था, अब ये बड़ा वाला त्रिज्य खंड हो गया। तो ये बताओ, पूरा का पूरा क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, अब ये हो गया छोटे वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो बड़े वाले में से अगर, यानी पूरे वृत्त में से छोटा वाला त्रिज्य खंड निकाल दें तो ये जो बचा हुआ त्रिज्य खंड था वो निकल आएगा। तो बस वही हमने यहाँ पे किया है। हमने क्या किया है कि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा दिया, तो मिल गया बड़े वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्लियर है। वृत्तखंड की बात कर लेते हैं। देखो, त्रिज्य खंड अलग था, वृत्तखंड अलग है। वृत्तखंड का मतलब है, अगर हम एक जीवा को ऐसे कटान कर दें तो ये वाली जो आकृति होगी ना, इसको कहते हैं हम वृत्तखंड। ठीक है। तो ये छोटा वाला वृत्तखंड हो गया, ये बड़ा वाला वृत्तखंड हो गया, जिसको हम दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। तो अगर लघु वृत्तखंड है तो इसका क्षेत्रफल कैसे होगा, तो देखो ये बताओ, ये पूरा इसी वाले हिस्से में का, तो ये पूरा चीज़ मान निकाला गया है, और पूरे वाले का क्षेत्रफल आपने यहाँ देख लिया था, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, यानी कि ये आपने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल देखा था। अब अगर त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से ये वृत्त का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें तो हमारा ये वाला हिस्सा बच जाएगा। तो वही किया गया है। तो आपको पता है 1/2 गुणे लंब गुणे आधार होता है। ठीक है। तो 1/2 तो हो ही गया, और लंब गुणे आधार का मान होता है आर स्क्वायर साइन थीटा, इस वाले केस के लिए। तो हम क्या करेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा लघु वृत्तखंड। अच्छा, अगर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है ना कि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से बस इतना मान घटा दोगे तो बच जाएगा ये बड़े वाले का वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्लियर है। चलो, चाप की लंबाई देख लेते हैं। जैसे मान लो ये हमारा वृत्त है, इसमें ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको ही कहते हैं चाप और इसकी लंबाई। ठीक है। तो अगर ये छोटे वाले की अगर हम बात करें तो ये हो गया लघु चाप, और ये बड़े वाले की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा दीर्घ चाप। तो अगर लघु चाप निकालना है तो इसकी लंबाई कैसे बताएंगे, तो ये हो जाएगा पाई आर थीटा बटे 360, पाई आर थीटा बटे 360। क्यों? क्योंकि ये वृत्त पर कोई ना कोई थीटा तो बनाएगा ही ना, तो पाई आर थीटा बटे कितना हो जाएगा, 360। ऐसे ही अगर दीर्घ चाप बताना है तो ये बताओ, टोटल कितना होता था, 2 पाई आर होता था। भाई टोटल यही तो पूरा चाप होता था, उसमें से क्या कर देंगे, पाई आर थीटा बटे 360 घटा देंगे। और जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पाई आर 360 माइनस थीटा बटे में क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा दीर्घ चाप। ठीक है। चलो आगे देखते हैं लघु त्रिज्य खंड का परिमाप। जैसे अभी हमने त्रिज्य खंड पढ़ा है ना, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको। ये त्रिज्य खंड में तो ये छोटा वाला त्रिज्य खंड है
और ये वाला बड़ा वाला त्रिज्यखंड है। तो अगर इस त्रिज्यखंड का परिमाप बताना है तो क्या बताएंगे, तो क्या करेंगे, इस पूरे रास्ते की लंबाई को ऐसे हम निकाल लेंगे। तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि अगर लघु त्रिज्यखंड का परिमाप निकालना है तो पाई आर थीटा बटे 180 करके उसमें 2r ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर ऐसे ही अगर दीर्घ त्रिज्यखंड का परिमाप ध्यान देना है यहाँ पे ये लघु वृत्तखंड है। त्रिज्यखंड आ गया ना, तो बड़े वाले का त्रिज्यखंड में क्या करेंगे, 2πr में से इसको घटा देंगे। ऐसे ही लघु वृत्तखंड करने का मतलब है ये वाला हिस्सा। ठीक है, अगर इसका परिमाप निकालना है तो क्या करेंगे, तो यहाँ करेंगे पाई थीटा बटे 180 प्लस में जीवा की लंबाई, क्योंकि ये जीवा की लंबाई है ना, ये तो चाप की लंबाई सिर्फ इतना हो गया और ये जीवा की लंबाई इसमें ऐड कर देंगे। तो पाई थीटा बटे 180 प्लस में जीवा की लंबाई जो होगा वो लघु वृत्तखंड का परिमाप हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 के लिए मैं हो सकता है इस वीडियो के लास्ट में बताऊँ या फिर अलग से वीडियो बना दूँ। अभी आगे बढ़ते हैं और अगला चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 13 सांख्यिकी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे 10 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसमें सिर्फ फॉर्मूला मैं बताऊंगा, प्रैक्टिस आपको खुद करना पड़ेगा। या फिर मैं सोच रहा हूँ वीडियो सीरीज़ लाऊं, अगर पॉसिबल होगा तो मैं धीरे धीरे सारा कवर कर दूंगा एग्जाम से पहले। और मैंने अभी चैप्टर नंबर 1 का बनाना स्टार्ट किया है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन है तो काफ़ी टाइम लग जाता है। चलो सांख्यिकी की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालना है। ठीक है, वर्गीकृत यानी कि वर्ग अंतराल अगर वर्ग में बांटा गया है तो उसका माध्य निकालना है। देखो ये जो माध्य होता है ना, इसी को ही हम कहते हैं समांतर माध्य। तो चाहे माध्य कहे या समांतर माध्य कहे, दोनों का मान एक ही होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि, सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना सीखते हैं। इसको हम एक्स पे ऐसे बार से दिखाते हैं। सिग्मा फार्मूला होता है सिग्मा आई बराबर 1 से आई बराबर n तक एफ आई एक्स आई अपान में क्या होता है, सिग्मा आई बराबर 1 से आई बराबर n तक एफ आई तक होता है। अगर इसको विस्तार रूप में देखना चाहेंगे तो f1 x1 प्लस में f2 x2 प्लस में डॉट 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 fn xn अपान में f1 प्लस f2 प्लस f3 डॉट 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 fn, ये फार्मूला होता है और इसको हम प्रत्यक्ष विधि से कहते हैं समांतर माध्य निकालने का तरीका। ठीक है, अगर इसमें वर्ग चिन्ह की बात कर लें, अगर वर्ग चिन्ह का माप कितना होता है तो आपको ऊपरी सीमा और निचली सीमा को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो आपको प्रत्यक्ष विधि के लिए जो वर्ग चिन्ह निकालना होगा उसका मान निकल आएगा। ठीक है, कल्पित माध्य विधि से अगर समांतर माध्य निकालना है तो क्या करेंगे, तो कल्पित माध्य विधि से हमको सबसे पहले a का मान निकालना होगा। ठीक है, अब a का मान अगर पता है तो x पे बार बराबर होता है a प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई अपान में सिग्मा एफ आई। अब ये d क्या है, तो डी आई में जो x होगा ना, जो आपका डाटा होगा उसमें से a घटाते जाना है तो हमेशा आपको डी आई मिलते जाएगा। क्लियर है। पग विचलन विधि में क्या करना है, तो पग विचलन विधि में सबसे पहले आपको क्या करना है, a में सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू एच कर लेना है। h क्या है, तो h जो है वो ऊपरी सीमा और निचली सीमा का अंतर है, उसको कहते हैं h, जिसको हम वर्ग अंतराल भी कह सकते हैं। ठीक है, और आपने d का मान तो देखा ही, x में से डाटा में से a का मान घटा देंगे तो हमको d मिलेगा। लेकिन अगर u का मान निकालना है तो x i में से a तो घटाएंगे, लेकिन h से अगर भाग देंगे तो जो मान आएगा u का मान आएगा, उसी u के मान को यहाँ रखते हुए जाना है। ठीक है, ये होता है पग विचलन विधि का तरीका। बहुलक क्या होता है, देखो किसी भी डाटा में जो बहुत बार आए उसी को कहते हैं बहुलक, जो बहुत बार आया रहे, यानी कि जिसकी बारंबारता कई बार हो। तो यहाँ 2 को देखो, 1 2 3 4, यहाँ 2 जो है वो 4 बार आया है, तो इस डाटा का जो बहुलक हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। ध्यान देना, 4 नहीं होगा, 2 आया है 4 बार, तो 4 बार ही बताएगा कि हमारा जो 2 है वो हमारा बहुलक है। तो जो डाटा जितनी बार आया रहता है वो डाटा बहुलक होता है, ना कि कितनी बार आया है वो बहुलक है। ठीक है, लेकिन जो हमें बहुलक बताना है वो वर्ग अंतराल का बहुलक बताना है, क्योंकि 9 में जब आपने पढ़ा होगा आपने सिंपल साधारण डाटा का बहुलक निकालना पड़ा होगा। यहाँ पर वर्ग अंतराल के आधार पे हमको बहुलक बताना है। ठीक है, तो वर्ग अंतराल में बहुलक कैसे निकालोगे, तो आपको डाटा देखकर सबसे पहले एल का मान निकालना है। एल क्या है, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी कि जैसे बहुत सारा डाटा दिया रहेगा ना, जो सबसे ज़्यादा बारंबारता होगा वो एल का मान होगा। ठीक है, तो उस बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा होगी, जैसे मान लो यहाँ 5 से 10 आया तो निम्न सीमा क्या हो गया 5, तो एल का मान वो हो जाएगा। अब ये आपने बहुलक वर्ग देखा तो इसके पहले भी कोई ना कोई बारंबारता होगी, उसको f1 कहेंगे, उसकी बाद की बारंबारता होगी उसको f2 कहेंगे, और ये जो बहुलक वर्ग है उसकी बारंबारता को f0 कहेंगे। तो f1 f0 f2 समझ में आ गया।
एच क्या है, तो ये जो 5 से 10 के बीच का जो अंतर है ना, उसको ही कहते हैं एच, वर्ग अंतराल की माप जिसको कहते हैं। अब अगर आपको ये डाटा पता है तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रखिए, एल प्लस में F1 माइनस में F0 या फिर F0 भी कहते हैं, 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 इंटू में H कर देंगे, इससे हमारा बहुलक निकल आएगा। ठीक है, बहुत बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इस सारे फार्मूले को लिख लो, प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस करोगे ये आपको पक्का है 5 नंबर, अगर एक क्वेश्चन आया तो 5 नंबर देगा, 2 क्वेश्चन आ गया तो 10 नंबर दे के जाएगा ही जाएगा। चलो, कह रहा है कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य यानी कि मीडियन कैसे निकालेंगे। अगर कोई वर्गीकृत आंकड़ा है तो उसका मीडियन कैसे निकालेंगे। तो देखो, कह रहा है कि जो माध्यक होता है ना, वो केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा मापक होता है जो आंकड़ों में सबसे बीच के प्रेक्षण का मान बता दे। जैसे बहुत सारा आंकड़ा दिया, एकदम बीचों बीच का जो मान होता है ना, उसी को कहते हैं माध्यक यानी कि मीडियन कहते हैं। अब देखो, सबसे पहले हमको करना ये है कि जो भी आंकड़ा दिया रहेगा या तो उसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करो या फिर अवरोही क्रम में। तो हम कोशिश करते हैं आरोही क्रम में ही रख के डाटा को हल करने का। ठीक है, और जब आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो कुल पद गिनना, जैसे 1 2 नंबरिंग करोगे तो उसमें कुल पद आएंगे। वो पद या तो सम हो सकता है, सम संख्या हो सकती है, या तो विषम संख्या होगी। जैसे मान लो 2 आ गया, 2 पद हैं तो 2 पद तो सम होते हैं। मान लो 5 पद आ गया तो 5 पद तो विषम होते हैं। 10 पद आ गया, 10 पद सम होते हैं। तो ऐसे ही पदों की संख्या या तो सम आएगी या तो विषम आएगी। तो अगर पदों की संख्या यानी कि n का मान अगर विषम आ गया तब क्या करेंगे, तब माध्यक कैसे निकालेंगे। तो करना ये है, n का मान में 1 जोड़ के 2 से भाग देना। अब जो मान आएगा वो वाला पद लेना है। जैसे मान लो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, तो n का मान यहाँ क्या है, 5 है। तो यहाँ रखेंगे 5 धन 1/2 यानी कितना हो गया, 6/2। 6/2 करेंगे यानी तीसरा पद ले लेना है, तीसरा पद लेना है। तो तीसरा पद में 1 2 3, अब इसके नीचे जो मान दिया रहेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। समझ में आया। ऐसे ही अगर n का मान सम हो जाए तब माध्यक कैसे निकालेंगे। तो आपको करना ये है, पहले 1/2 कर लेना है, फिर जो n होगा ना, n में 2 से भाग देके वो वाला पद ले लेना है, फिर 2 से भाग देके उसका अगला वाला पद ले लेना है और उसमें क्या कर देना है, 1/2 से गुणा कर लेना है। जो मान आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। तो ये n अगर विषम आए तब माध्यक, n सम आए तब माध्यक। ये याद करना बहुत ज़रूरी है, डायरेक्ट आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। ठीक है, कह रहा है कि संचयी बारंबारता से माध्यक बता दो। तो संचयी बारंबारता को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ये CF का मान को ही संचयी बारंबारता कहते हैं। ठीक है, अब देखो, हमको सब पता होना चाहिए। तो पहले माध्यक वर्ग चूज करना पड़ेगा, जिसकी बारंबारता बहुत बार आई होगी वही माध्यक वर्ग होगा। उसकी निम्न सीमा ले लेना है, वो L का मान है। ठीक है, n जो है कुल प्रेक्षणों की संख्या, जैसे वहाँ 10 डाटा था ना, हमने क्रम देखा था, तो वो कुल प्रेक्षणों की संख्या बताएगा। h क्या है, जैसे वर्ग अंतराल 5 से 10 है तो इसके बीच का अंतर को हम क्या कहते हैं, वर्ग माप कहते हैं। h का मान हो गया। अब जो हम कह रहा है कि माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता, ये जो हमने माध्यक वर्ग लिया था ना, उसके पहले जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे ये उसका मान है। और f जो है वो माध्यक वर्ग की ही बारंबारता है। जो माध्यक वर्ग हम चुनेंगे ना, उसकी जो बारंबारता होगी उसको f कहेंगे। अब जब इतना पता है तो डायरेक्ट फॉर्मूले में रखेंगे, L प्लस में n/2 माइनस में CF अपॉन में f इंटू में h कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें रखेंगे तो हमारी संचयी बारंबारता द्वारा माध्यक निकल आएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 14 पे, जिसको हम कहते हैं प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। इससे भी 5 नंबर के क्वेश्चन फिक्स है, बनते हैं। तो इसको भी बहुत ध्यान से देख लेना, और सबसे ईजीएस्ट चैप्टर इसको माना जाता है। अगर एक बार आपने समझ लिया तो आपको भरपूर नंबर मिलेगा। देखो, इसमें कह रहा है कि किसी घटना के होने की संभावना को क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना, आज बारिश होगी, तो ये जो हमने बताया ये संभावना है। ठीक है, जैसे आज मेरे घर कोई मेहमान आएगा, हो सकता है मेरे घर कोई मेहमान आए, तो ये हम क्या बता रहे हैं, संभावना बता रहे हैं। इसको ही प्रायिकता कहते हैं। जैसे सिक्का उछालने पर चित या फिर पट आने की संभावना बताना। जैसे हमने एक सिक्का उछाला, हम कह रहे हैं कि या तो हेड आएगा, हेड यानी चित, या टेल यानी कि पट। तो अगर ये संभावना अगर हम बता देते हैं तो इसको ही कहते हैं प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब जैसे एक फॉर्मूला याद रखना है, जैसे चुना हुआ भाग बटे में कुल भाग, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखना। ये प्रायिकता बताएगा हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता, चुना हुआ भाग बटे कुल भाग। ठीक है, अब ये बताओ, हम सिक्का उछाल रहे हैं तो सिक्का में या तो चिट या पट,
तो कुल भाग कितने हो गए? 2 भाग हो गए। अब हम कह रहे हैं चित्त आए, तो चित्त एक ही को सेलेक्ट कर रहे हैं ना, तो 1/2 हो जाएगा उसके चित्त आने की प्रायिकता, यानी कि हेड आने की प्रायिकता। अच्छा, पट भी एक ही चुन रहे हैं, लेकिन है तो 2 भाग, तो 1/2 पट आने की भी प्रायिकता। तो यही लिखा है, चित्त आने की प्रायिकता भी 1/2, पट आने की प्रायिकता भी 1/2। अच्छा, इसी को जो प्रायिकता का सूत्र है, जो अभी हमने बताया ना, चुना हुआ भाग बटे कुल भाग, तो चुना हुआ भाग को वो कह रहा है अनुकूल परिणामों की संख्या। ठीक है, अब एग्जाम में आप चुना हुआ भाग बटे कुल भाग मत लिखना, ये मैंने समझने के लिए बताया था। अनुकूल परिणामों की संख्या ही हमारा चुना हुआ भाग है। ठीक है, अनुकूल परिणामों की संख्या ही क्या है? हमारा चुना हुआ भाग है। संभावित परिणामों की संख्या ही हमारा कुल भाग है। ठीक है, संभावित परिणामों की संख्या ही हमारा क्या है? कुल भाग है। बस वही रख देना है फॉर्मूले में, हमारा आंसर देना शुरू हो जाएगा। चलो, कह रहा है कि किसी प्रयोग की सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। जैसे मान लो अभी हमने सिक्का उछाला, हम कह रहे हैं कि चित्त आने की प्रायिकता है 1/2, पट आने की प्रायिकता है 1/2, तो कह रहा है इन प्रायिकताओं का योग जो होता है वो हमेशा 1 होता है। अब ये बताओ, आधा और आधा जोड़ेंगे तो 1 ही तो आएगा ना। तो याद रखिएगा, कोई भी कैसी भी घटना हो, अगर उसमें अलग अलग बहुत सारी प्रायिकताएं दी गई हैं, अगर हम सबको जोड़ेंगे ना तो किसी भी तरीके से 1 मान ही आएगा। ये डायरेक्ट आपको MCQs में पूछ सकता है। चलो आगे देखते हैं। कह रहा है कि किसी घटना के घटने की प्रायिकता को हम इस तरह दिखाते हैं तथा न घटने की प्रायिकता को P ऑफ इवेंट डैश या फिर P ऑफ E पर बार दिखाते हैं, या फिर सिंपली इवेंट नहीं लिख देते हैं। ठीक है, या फिर अंग्रेजी में लिखा होगा तो नॉट E लिख देगा। तो ये तरीका या ये तरीका ये बताता है कि घटना नहीं घट रही है। जैसे मान लो हमने यहाँ निकाला ना कि चित्त आने की प्रायिकता, तो चित्त को हम हेड कहते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। अच्छा, चित्त आने की प्रायिकता को हम क्या ये भी कह सकते हैं ना, पट नो आने की प्रायिकता। भाई चित्त आएगा तो पट नहीं आएगा, तो इसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल नॉट भी लिख सकते हैं, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल पे बार लगा सकते हैं। ये होता है, इसको ही हम इस तरीके से भी दिखा सकते, चाहे इस तरीके से दिखाओ, चाहे इस तरीके से, चाहे इस तरीके से। ये घटने की प्रायिकता है, ये न घटने की प्रायिकता है। तो न घटने की प्रायिकता आप समझ गए ना, कैसे दिखाएंगे, ये वाला तरीका या फिर ये वाला तरीका। अब ये बता दो, हम कह रहे हैं कि हेड आने की प्रायिकता और हेड न आने की प्रायिकता, तो हेड न आने की प्रायिकता ही तो टेल आने की प्रायिकता है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा ना। यानी कि अगर कोई इवेंट है और कोई इवेंट न घटने की प्रायिकता दोनों दिया गया है, तो दोनों को जोड़ेंगे तब भी क्या आता है? 1 ही आता है। ये आपको याद रखना है। कोई इवेंट है, कोई घटना है, वो घट रहा है और वो नहीं घट रहा है, तो दोनों का भी सम कितना होगा? 1 ही होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। कह रहा है कि घटना कोई है जो ई डैश है। ई डैश मतलब कोई घटना घट ही नहीं रही है और घटना ई का पूरक है। जाहिर सी बात है भाई, जब ये होगा तो ये नहीं होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा, तो दोनों क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं। यानी कोई घटना नहीं घट रही है तो वो उस घटना घटने का क्या है? पूरक है। इसलिए घटना ई को, घटना ई डैश को पूरक घटना या कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं। ठीक है, प्रयोग क्या होता है? कह रहा है कि प्रायिकता ज्ञात करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसको प्रयोग कहते हैं। जाहिर सी बात है भाई, हम सिक्का उछाल रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं? प्रयोग कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जैसे एक सिक्का उछालना, पासा फेंकना, डिब्बे से कोई वस्तु निकालना। ठीक है, घटना क्या है? इवेंट। कह रहा है कि किसी प्रयोग के परिणाम को घटना कहते हैं। जैसे मान लो हमने ऐसे उछाला तो हेड आ गया, तो भाई घटना घटी ना, हेड आने की घटना घटी ना, तो उस प्रयोग, वो जो हमने प्रयोग किया है, उस प्रयोग अगर परिणाम कुछ ना कुछ आ जाए तो वो कहते हैं कि वो इवेंट हो गया। ठीक है, जैसे पासे फेंकने के बाद कोई संख्या प्राप्त करना घटना कहलाता है। असंभव घटना किसको कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट, जो घटे ही ना। जैसे हम सिक्का उछाल रहे हैं, हम क्या 4 नंबर आ जाए, भाई सिक्का उछालेंगे तो या तो हेड आएगा, टेल आएगा, 4 नंबर कैसे आएगा? अच्छा, एक पासा होता है, पासा में 1 से लेके 6 तक के नंबर होते हैं, हम पासा फेंकें, कहें 7 आ जाए, तो कभी आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। ये असंभव घटनाएं हो गई। ठीक है, अब जैसे बक्से में कोई बक्सा है, उसमें लाल गेंद और हरा गेंद रखा गया, हम क्या निकाले तो पीला गेंद आ जाए, तो ये तो असंभव हो गया ना, क्योंकि लाल और हरा रखा था, पीला कैसे आएगा? तो ये असंभव घटना हो गई। तो कोई भी असंभव घटना होता है उसकी प्रायिकता 0 होती है। कोई भी असंभव घटना होता है उसकी प्रायिकता 0 होती है। ये डायरेक्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लीजिए। कोई भी असंभव घटना होती है, यानी कि जो घट ही नहीं सकती, उसकी प्रायिकता कितनी होगी? 0 होगी। जाहिर सी बात है। निश्चित घटना श्योर इवेंट, यानी जो घटना घटनी ही है। जैसे हम सिक्का उछालेंगे तो हो सकता है हेड आए ही आए। ठीक है, तो इसको श्योर इवेंट कहते हैं। तो जब कोई घटना घटनी ही होती है तो उसकी प्रायिकता 1 होती है। जैसे हम पासा फेंकें
और पासा फेंके हम कहें 1 से लेके 6 तक का नंबर आएगा, तो जाहिर सी बात है भाई 1 से लेके 6 तक का कोई ना कोई तो नंबर आएगा, उसको श्योर इवेंट कहते हैं, ठीक है। और जो भी निश्चित घटना होती है उसकी प्रायिकता 1 होती है। तो आपने देखा असंभव घटना की प्रायिकता 0 और संभव या निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, ठीक है। जैसे एक पासे को एक बार फेंका तो 0 से लेकर 0 से बड़ी और 7 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता, तो जाहिर सी बात है 6/6 प्रायिकता कितनी हो गई, 1 हो गई। अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कोई भी जो प्रायिकता होती है ना वो 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है, लेकिन आपने देखा 0 के बराबर भी होती है और 1 के भी बराबर होती है। तो ये जो इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है ना, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लेना। यानी कोई भी जो प्रायिकता होती है वो 0 के बराबर या 1 के बराबर या 1 से छोटी होती है और 0 के बराबर या 0 से बड़ी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सैद्धांतिक प्रायिकता क्या होता है? सैद्धांतिक यानी कि थ्योरेटिकल। कह रहा है कि किसी घटना ई की सैद्धांतिक प्रायिकता, जिसे परंपरागत प्रायिकता भी कहते हैं, निम्न सूत्र के अनुसार निकाल सकते हैं। वही पुराना वाला चुना हुआ भाग बटे कुल भाग। चुना हुआ भाग को क्या कह रहे हैं? अनुकूल परिणाम कह रहे हैं, और कुल भाग को हम संभावित परिणामों की कुल संख्या कह रहे हैं। तो वही सेम फार्मूला, बस नाम अलग रख दिया गया है, संभावित प्रायिकता, ठीक है। इसको उदाहरण के तौर पे समझते हैं। जैसे कह रहा है कि एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही पट आने की भी प्रायिकता ज्ञात करें। तो भाई जब सिक्का को हम उछालेंगे तो परिणाम संभवतः या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हेड आने की प्रायिकता है तो चुना हुआ भाग 1, कुल भाग तो 2 ही हो गया, कुल भाग तो 2 ही हो गया ना, चुना हुआ भाग 1 कुल भाग 2। फिर पट आने की भी प्रायिकता, तो पट 1 ही आ रहा है तो चुना हुआ भाग 1 हो गया, लेकिन कुल तो है 2, 1/2, ठीक है। तो यानी हेड आने की प्रायिकता 1/2, टेल आने की प्रायिकता भी 1/2। चिट और पट, चिट को हेड कहते हैं और पट को टेल कहते हैं। प्रारंभिक घटना किसको कहते हैं? कह रहा है कि किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो, प्रारंभिक घटना कहते हैं। कोई भी घटना है, ठीक है, जिसका केवल एक ही परिणाम आए उसको क्या कहते हैं? प्रारंभिक घटना कहते हैं। जैसे हेड आने की प्रायिकता, टेल आने की प्रायिकता, जो दोनों को ऐड किया क्या हो गया? 1 आ गया, इसको प्रारंभिक घटना कहेंगे, ठीक है। पूरक घटना, हम कह रहे हैं कि एक घटे तो उसका अपोजिट वाला नहीं घटेगा, तो उसको ही क्या कहते हैं? पूरक घटना। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। और कोई घटना उसके पूरक घटना का योग कितना होता है? 1 होता है। ये आपने पहले ही देख लिया था, तो इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ताश के पत्ते, तो ये प्रायिकता के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम के ताश के पत्तों के बारे में समझना पड़ेगा डिटेल में, कि इसमें कौन कौन से पत्ते होते हैं, किस कलर के होते हैं और किसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो देखो, अगर ताश के पत्तों की बात करें तो टोटल उसमें 52 पत्ते होते हैं, और रंगों की बात करें तो 2 रंग के पत्ते पाए जाते हैं, पहला लाल और दूसरा काला। जो लाल कलर की टोटल पत्तियां होती है वो 26 होती हैं, और काले कलर की जो पत्तियां होती हैं ये भी 26 होती हैं। तो 26-26 दोनों मिलके कितने हो जाएंगे? 52, ठीक है। अब देखो, जो ताश के पत्ते हैं ना वो 4 प्रकार के होते हैं। अगर पत्तों की बात करें तो 4 प्रकार के होते हैं, और ये चारों प्रकार जो है यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब मुझे इसका हिंदी में तो नाम नहीं पता, बट ये जान लो, ये जैसे ईंट है, ये हर्ट है, इसको स्पेड कहते हैं, जैसे इक्का वगैरह होता है, और ये चीड़ा है, क्लब्स, ठीक है। और हिंदी में क्या कहते हैं इसको एक बार ज़रा देख लीजिएगा आप लोग। अब देखो, जो ये पत्ते होते हैं ना, अगर इनमें टोटल नंबरिंग की बात करें तो ये टोटल 13 होते हैं, ठीक है। 13 डायमंड होगा, 13 हर्ट होगा, 13 स्पेड होगा और 13 क्लब्स होगा। मतलब कि अगर कोई भी पत्ता आता है तो आप ये समझिएगा कि 13 उनकी संख्या होती है। अब जो डायमंड होता है उसमें किंग भी होता है, ठीक है। यानी कि जो डायमंड होता है उसमें डायमंड का किंग भी होता है, डायमंड का जोकर भी होता है और डायमंड का क्वीन भी होता है, जैसे आप नीचे देख सकते हो, ठीक है। ये देखो, ये तुम्हारा डायमंड हो गया किंग में, डायमंड हो गया क्वीन में, सॉरी डायमंड यहाँ पे क्वीन में, और यहाँ पे जोकर हो गया, ठीक है, डायमंड में ही। ऐसे ही हर्ट में भी तीनों होते हैं, किंग, जोकर और क्वीन। तो देखो, जैसे यहाँ पे हर्ट में है किंग, हर्ट में है क्वीन और हर्ट में है जोकर, ठीक है। ऐसे ही स्पेड में भी तीनों होते हैं और क्लब्स में भी तीनों होते हैं। यानी अगर किंग की बात करें तो टोटल 4 किंग होते हैं, और एक एक हर एक पत्तों में होता है। ऐसे ही 4 जोकर होते हैं और 4 क्वीन होते हैं, और इसको इक्का कहते हैं, ठीक है। एस यानी कि इक्का, जैसे हुकुम का इक्का आपने देखा होगा ना। तो ये 4 होते हैं इक्के, और ये चारों अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे कि आपको हर्ट में भी इक्का मिल जाएगा, वो यहाँ पे मैंने उसका नहीं डाला है, हाँ ये डाला है इक्का का। यहाँ पे आप देख सकते होगे, यहाँ पे आपका हर्ट है, डायमंड है, स्पेड है और
क्लब्स है, ये सब आपके पास हैं, चारों इक्के होते हैं। तो जो किंग, जोकर, क्वीन और इक्का, ये सब जो होते हैं वो 4-4 होते हैं, ठीक है। ये 13 में ही काउंट होंगे, ऐसा नहीं है कि 13 के अलावा ये होंगे, ये 13 में ही काउंट होंगे, ठीक है। यानी कि अगर 13 में से 4 निकाल दिया जाए तो बचेगा कितना, 9। अब ये जो 9 होते हैं ना, वो 1 से लेके 9 तक की नंबरिंग होती है। मतलब कि आपका डायमंड में 1 का आएगा, डायमंड में 2 आएगा, डायमंड में 3 आएगा, डायमंड में 4 आएगा, ऐसे करते करते 9 होगा, ठीक है। तो उसकी संख्या देख लेते हैं। इसी तरह अगर कार्ड का अगर दूसरे प्रकार की बात करेंगे तो इसमें फेस कार्ड, नंबर कार्ड और एक होता है। जैसे फेस कार्ड में वही आएगा किंग, जोकर, क्वीन, ठीक है। और एस कार्ड में इक्का हो जाएगा, तो एक एक इक्का भी होता है, तो 3 1 4 हो गया, और 9 नंबरिंग होती है, तो टोटल 4 9 13 कार्ड होते हैं हर एक प्रकार के। उसको मैंने यहाँ डाला हुआ है। जैसे 52 पत्ते हैं, तो 52 पत्तों में जो एसेस होते हैं 4 होते हैं। फेस कार्ड कहने का मतलब है जैसे किंग, जोकर, क्वीन, इनको मिला के तो 4-4 होते हैं, तो 3 कैटेगरी हो गई, तो 3 × 4 यानी कि 12 पत्ते हो गए। ऐसे नंबर वाले 9 होते हैं, लेकिन अगर ये चारों में तो 9 पाए जाएंगे, तो 9 चौके 36, अगर इन सबको जोड़ा जाएगा तो टोटल कितना आएगा, 52 आएगा। तो ये था टोटल ताश के पत्तों के बारे में इन्फॉर्मेशन। इनको भी वैसे ही लगाना है, जैसे मान लो अगर क्वेश्चन देता है कि एक ताश के पत्ते को स्वतंत्र रूप से ऐसे फेंटा जाता है, और फेंटने के बाद अगर एक पत्ते को निकाला जाता है तो इक्का आने की प्रायिकता बताओ। इक्का आने की प्रायिकता, अब ये बताओ इक्का कितने होते हैं, इक्का 4 होते हैं, टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं। तो चुना हुआ भाग बटे कुल भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 1/13। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/13। फॉर्मूला वही पुराना वाला है, बस आपको नंबरिंग हमको यहाँ बताना था। जैसे सिक्के उछालते हैं तो 2 या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यानी टोटल 2 प्रायिकता होती थी। और वैसे ही जैसे पासा फेंका जाता था उसमें 6 नंबरिंग होती थी, लेकिन यहाँ ताश के पत्तों में 52 नंबरिंग हो जाएगी, ठीक है। अगर कहता है कि किंग आने की प्रायिकता, तो किंग टोटल 4 किंग होते हैं, तो 4/52 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर कहता है कि डायमंड में 1 से लेके 9 तक के आने की प्रायिकता, तो डायमंड में 1 से लेके 9 तक 9 पत्ते होते हैं, तो 9/52 कर लेंगे। कटने वाला रहेगा तो काटेंगे, ठीक है। तो ये प्रायिकता निकालने का तरीका है। अब बाकी आपका ये काम है कि आप एग्ज़ाम को बेहतर तरीके से इस सिलेबस को रिवाइज़ करने के बाद से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो मैक्सिमम लोग को फार्मूला ही नहीं आता। क्वेश्चन तो लगा लेते हैं, लेकिन बाद में ऐसा होता है कि फार्मूला ही भूल गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पूरा टॉपिक था, और इसका PDF जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं।